एक महत्वपूर्ण चर्चा। सर्दियों की तैयारियों के दौरान अल्टामोंट तेजी से ताकत हासिल कर रहा था। उसका शारीरिक सौष्ठव सफल रहा और वह जहाज से माल उतारने में भी मदद करने में सक्षम था। वो एक सच्चे अमेरिकी व्यक्ति की तरह था, एक चतुर, बुद्धिमान व्यक्ति, ऊर्जा और संकल्प से भरा, उद्यमी, साहसी और किसी भी चीज के लिए तैयार। वह न्यूयॉर्क का निवासी था, उसने अपने साथियों को बताया, और बचपन से ही नाविक था। पोपोइस को अमेरिका के धनी व्यापारियों के एक समूह द्वारा सुसज्जित करके भेजा गया था, जिसका मुखिया प्रसिद्ध ग्रिनेल था। अल्टामोंट और हैट्रस के बीच कई समानताएं थीं, लेकिन कोई समानता नहीं थी। वास्तव में उनके बीच जो भी समानता थी, वह पुरुषों को दोस्त बनाने के बजाय कलह पैदा करने की ओर प्रवृत्त हुई। अधिक स्पष्टवादिता के साथ, वह वास्तव में हैट्रस की तुलना में कहीं अधिक गहरा और चालाक था। वह अधिक स्वतंत्र और सहज था, लेकिन उतना सच्चा नहीं था, और किसी तरह उसका स्पष्ट खुलापन अंग्रेज के उदास संयम जैसा विश्वास पैदा नहीं करता था। डॉक्टर को प्रतिद्वंद्वी कप्तानों के बीच टकराव का लगातार डर सताता रहता था, और फिर भी एक को तो अनिवार्य रूप से कमान संभालनी ही पड़ती है, और वह कौन सी होनी चाहिए। हैट्रस के पास आदमी थे, लेकिन अल्टामोंट के पास जहाज था, और यह कहना मुश्किल था कि किसका अधिकार बेहतर था। हालात को सुचारू बनाए रखने के लिए डॉक्टर को बहुत ही चतुराई से काम लेना पड़ा, क्योंकि सबसे साधारण बातचीत भी झगड़े का कारण बन सकती थी। अंततः उनके सभी प्रयासों के बावजूद जब नया आवास बनकर तैयार हो गया, तो गृह प्रवेश के अवसर पर आयोजित भव्य भोज में एक विस्फोट हो गया। इस भोज का विचार डॉक्टर क्लोबोनी का था। वे मुख्य रसोइया थे और उन्होंने एक बेहतरीन हलवा तैयार करके अपनी अलग पहचान बनाई थी, जो इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर के भोजन का बिल्कुल भी अपमान नहीं करता। बेल को संयोगवश एक सफ़ेद खरगोश और कई टामगन्स का शिकार करने का मौका मिला, जिससे पेमिकन और नमकीन मांस की एक सुखद किस्म तैयार हुई। क्लोबोनी समारोह का संचालक था, और वह अपनी पुडिंग लेकर आया, तथा अपने पद के प्रतीक चिन्ह एक बड़ा एप्रन तथा अपनी बेल्ट पर लटकता चाकू से स्वयं को सुसज्जित किया। चूंकि अल्टामोंट अपने अंग्रेज साथियों की शराब न पीने की नीति का पालन नहीं करता था, इसलिए खाने के बाद मेज पर जिन और ब्रांडी रखी गई, और डॉक्टर के आदेश पर अन्य लोगों ने भी एक बार गिलास में उसका साथ दिया, ताकि उत्सव के अवसर का उचित सम्मान किया जा सके। जब अलग अलग टोस्ट पिए जा रहे थे, तो एक टोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स को दिया गया, जिस पर हैट्रस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह महत्वपूर्ण कार्य समाप्त होने पर डॉक्टर ने बातचीत का एक दिलचस्प विषय प्रस्तुत करते हुए कहा, मेरे दोस्तों, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद इतनी दूर तक आना ही काफ़ी नहीं है, हमें अभी और भी कुछ करना है। मेरा प्रस्ताव है कि हमें इस महाद्वीप को एक नाम देना चाहिए, जहां हमें अनुकूल आश्रय और आराम मिला है, और न केवल महाद्वीप पर, बल्कि कई खाड़ियों, चोटियों और प्रायद्वीपों पर भी जो हमें मिलते हैं। ये हमेशा नाविकों द्वारा किया गया है और यह सबसे आवश्यक कार्यवाही है। जॉनसन ने कहा, बिल्कुल सही। जब एक बार किसी स्थान का नाम रख दिया जाता है, तो ये किसी अज्ञात तट पर असहाय महसूस करने की भावना को खत्म कर देता है। हाँ, बेल ने कहा, और हम किसी अभियान पर जा रहे होंगे और हमें अलग होना पड़ेगा, या शिकार पर जाना पड़ेगा, और अगर प्रत्येक इलाके का एक निश्चित नाम होगा तो एक दूसरे को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा, फिर डॉक्टर ने कहा, चूंकि हम सभी सहमत हैं, तो हमें काम पर लग जाना चाहिए। हैट्रस ने अभी तक बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन सबकी निगाहें उस पर टिकी देखकर वह अंततः उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर कोई आपत्ति नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि हमारे घर को सबसे उपयुक्त नाम इसके कुशल वास्तुकार, हमारे बीच सबसे अच्छे व्यक्ति के नाम पर दिया जा सकता है। चलो इसे डॉक्टर हाउस कहते हैं। बिल्कुल सही बात, बेल ने कहा। पहली दर, जॉनसन ने कहा, डॉक्टर का घर। हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते, अल्टामोंट ने कहा। डॉक्टर क्लोबोनी के लिए जयकार। 3 बार जोरदार जयकारे लगाए गए, जिसमें डुक भी जोर जोर से शामिल हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा। तो फिर यह सहमति बनी है, हैट्रस ने कहा, कि इस घर को डॉक्टर हाउस कहा जाएगा।
डॉक्टर ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए विनम्रतापूर्वक इस सम्मान का विरोध किया, लेकिन उन्हें अपने मित्रों की इच्छा के आगे झुकना पड़ा और नए आवास का औपचारिक नाम डॉक्टर हाउस रखा गया। डॉक्टर ने कहा, तो अब हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोजों के नाम बताएं। हमारे चारों ओर एक विशाल समुद्र है, जिसमें अभी तक एक भी जहाज नहीं उतरा है। एक ही जहाज, अल्टामोंट ने दोहराया। मुझे लगता है कि आप पोपोइस को भूल गए हैं, और फिर भी वह निश्चित रूप से जमीन के रास्ते यहाँ नहीं आया था। ठीक है, यह मानना मुश्किल नहीं होगा कि उसने ऐसा किया था, हेटेरस ने जवाब दिया, ये देखने के लिए कि वो वर्तमान में क्या झूठ बोल रही है। सच है, बहुत हो गया, हेटेरस, अल्टामोंट ने चिढ़कर कहा, लेकिन आखिरकार क्या ये फॉरवर्ड की तरह परमाणुओं में उड़ा दिए जाने से बेहतर नहीं है? हेटेरस कुछ तीखा जवाब देने ही वाला था, लेकिन क्लोबोनी ने बीच में ही हस्तक्षेप कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, यह जहाज़ों का सवाल नहीं है, बल्कि एक ताज़ा समुद्र का सवाल है। यह कोई नया समुद्र नहीं है, अल्टामोंट ने जवाब दिया, यह ध्रुवीय चार्ट में है, और इसका एक नाम भी है। इसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है, और मुझे लगता है कि इसका नाम बदलना बहुत असुविधाजनक होगा। अगर हमें धीरे धीरे पता चले कि यह महासागर नहीं बल्कि सिर्फ एक जलदमरुमध्य या खाड़ी है, तो इसे बदलने के लिए पर्याप्त समय होगा। ऐसा ही हो, हेटेरस ने कहा। बहुत अच्छी बात है, अब तो ये बात समझ में आ गई है, डॉक्टर ने कहा, और लगभग इस बात पर खेद प्रकट किया कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता से भरी चर्चा शुरू कर दी थी। चलो हम उस महाद्वीप से आगे बढ़ते हैं जहां हम अभी हैं, हेटेरस ने फिर से कहा। मुझे नहीं पता कि इसके साथ कोई नाम जोड़ा गया है, यहाँ तक कि सबसे हालिया चार्ट में भी। बोलते हुए उसने अल्टामोंट की ओर देखा, जिसने उसकी दृष्टि से दृढ़ता से मुलाकात की, और कहा, संभवतः आप फिर से गलत हो सकते हैं, हेटेरस। गलत? क्या? यह अनजान महाद्वीप, ये कुंवारी धरती, इसका तो पहले से ही एक नाम है, अल्टामोंट ने शांत भाव से उत्तर दिया। हेटेरस चुप था, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। और फिर इसका क्या नाम है? डॉक्टर ने पूछा, अल्टामोंट की पुष्टि से आश्चर्यचकित होकर। मेरे प्यारे क्लोबोनी, अमेरिकी ने उत्तर दिया, ये हर नाविक का रिवाज है, न कि अधिकार कि वह उस धरती का नामकरण करे जिस पर वह सबसे पहले पैर रखता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस अवसर पर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना मेरा विशेषाधिकार और कर्तव्य है। और लेकिन सर, जॉनसन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वह अपनी गुस्से से चिढ़ गया था। ये साबित करना मुश्किल होगा कि पोपोइस यहाँ नहीं आई थी, भले ही वह जमीन के रास्ते इस तट पर पहुंची हो, अल्टामोंट ने जॉनसन के विरोध को नोटिस किए बिना कहा। तथ्य निर्विवाद है, उसने हेटेरस की ओर देखते हुए कहा। मैं इस दावे से असहमत हूँ, अंग्रेज ने खुद को एक शक्तिशाली प्रयास से रोकते हुए कहा। किसी देश का नाम बताने के लिए आपको पहले उसे खोजना होगा, मुझे लगता है, और आपने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया। इसके अलावा, अगर हम न होते, तो आप इस समय कहाँ होते, सर, कृपया बताइए। 20 फीट गहरी बर्फ के नीचे लेटे हुए। और मेरे बिना, सर, अल्टामोंट ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे और मेरे जहाज के बिना, आप सब इस समय कहाँ होते? ठंड और भूख से मरे हुए। आओ आओ दोस्तों, डॉक्टर ने कहा, शब्दों में मत उलझो, सब कुछ आसानी से सुलझाया जा सकता है। मेरी बात सुनो, मिस्टर हेटेरस, अल्टामोंट ने कहा, अगर वह किसी क्षेत्र की खोज करने में सफल हो जाता है, तो वह उसे नाम दे सकता है, लेकिन यह महाद्वीप मेरा है। मैं इसके 2 नाम रखने के लिए भी सहमत नहीं हो सकता, जैसे कि ग्रेनेल की भूमि, जिसे प्रिंस एल्बर्ट की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज लगभग एक ही समय में एक अंग्रेज और एक अमेरिकी ने की थी। ये बिल्कुल अलग मामला है, मेरी प्राथमिकता का अधिकार निर्विवाद है। मेरे पहले किसी जहाज ने कभी इस तट को नहीं छुआ, मेरे पहले किसी पैर ने कभी इस धरती पर कदम नहीं रखा। मैंने इसे एक नाम दिया है और यह नाम इसे बनाए रखेगा। और उसका नाम क्या है? डॉक्टर ने पूछा। नया अमेरिका, अल्टामोंट ने उत्तर दिया। हेटेरस दबी हुई वासना से कांप उठा, लेकिन हिंसक प्रयास से उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। अल्टामोंट ने कहा,
क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि एक अंग्रेज ने एक अमेरिकी से पहले यहाँ कदम रखा था? जॉनसन और बेल ने कुछ नहीं कहा, हालांकि वे भी कप्तान की तरह ही अल्टामोंट के दबंग लहजे से नाराज थे। उन्हें लगा कि यह जवाब देना असंभव है। कुछ देर तक वहां अजीब सी खामोशी छाई रही, जिसे डॉक्टर ने ये कहकर तोड़ा, मेरे दोस्तों, सर्वोच्च मानवीय कानून न्याय है। इसमें अन्य सभी शामिल हैं। तो फिर हमें न्यायपूर्ण होना चाहिए और अपने बीच किसी भी बुरी भावना को आने नहीं देना चाहिए। अल्टामोंट की प्राथमिकता मुझे निर्विवाद लगती है। हम अपना बदला जल्द ही लेंगे और इंग्लैंड को हमारी भविष्य की खोजों में उसका पूरा हिस्सा मिलेगा। न्यू अमेरिका नाम महाद्वीप के लिए ही होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टामोंट ने अभी तक सभी खाड़ियों और अंतरिपों और हेडलैंड्स को खत्म नहीं किया है, और मुझे लगता है कि हमें इस खाड़ी को विक्टोरिया खाड़ी कहने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी नहीं, बशर्ते कि उस केप का नाम केप वाशिंगटन हो, अल्टामोंट ने उत्तर दिया। आप कोई ऐसा नाम चुन सकते हैं, सर, हेटेरस ने गुस्से से पागल होकर कहा, जो अंग्रेजों को कम बुरा लगे। लेकिन ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो किसी अमेरिकी को इतना मीठा लगे, अल्टामोंट ने गर्व से उत्तर दिया। आओ आओ, डॉक्टर ने कहा, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं। एक अमेरिकी को अपने महान देशवासी पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। जहां भी प्रतिभा मिले, उसका सम्मान करें, और चूंकि अल्टामोंट ने अपना चुनाव कर लिया है, तो अब हम अपनी बारी लें कप्तान को। डॉक्टर, हेटेरस ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस महाद्वीप पर कहीं भी आए, क्योंकि यह अमेरिका का है। क्या यह आपका अटल निश्चय है? क्लोबोनी ने पूछा। ये है। डॉक्टर ने आगे जोर नहीं दिया। ठीक है, फिर हम इसे अपने पास ही रखेंगे, उन्होंने जॉनसन और बेल की ओर मुड़ते हुए कहा। हम अपने पीछे अपने निशान छोड़ जाएंगे। मेरा प्रस्ताव है कि हम जो द्वीप देखते हैं, जो तट से लगभग 3 मील दूर है, उसे हमारे नाविक के सम्मान में आइल जॉनसन कहा जाना चाहिए। ओह, मिस्टर क्लोबोनी, जॉनसन ने बिना किसी उलझन के कहा। और वह पर्वत जो हमने पश्चिम में खोजा है, हम उसे बेल माउंट कहेंगे, अगर हमारा बढ़ाई तैयार हो। बेल ने उत्तर दिया, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। डॉक्टर ने कहा, ये सीधा सादा न्याय है। अल्टामोंट ने कहा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब तो हमें बस अपने किले का नामकरण करना है। डॉक्टर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम न तो अपनी दयालु महारानी विक्टोरिया के कारण और न ही वाशिंगटन के कारण यहाँ सुरक्षित और आश्रय पा सके हैं, बल्कि भगवान के कारण, जिन्होंने हमारी मुलाकात करवाई और ऐसा करके हम सभी को बचाया। हमारे छोटे से किले का नाम फोर्ट प्रोविडेंस रखा जाए। आपकी टिप्पणी उचित है, अल्टामोंट ने कहा, इससे अधिक उपयुक्त नाम कोई नहीं हो सकता। जॉनसन ने कहा, फोर्ट प्रोविडेंस भी अच्छा लगता है। तो हमारे भविष्य के भ्रमण में हम केप वाशिंगटन से विक्टोरिया बे तक जाएंगे और वहां से फोर्ट प्रोविडेंस जाएंगे, जहां हम डॉक्टर हाउस में भोजन और आराम करेंगे। अब तक तो मामला सुलझ गया है, डॉक्टर ने फिर से कहा। जैसे जैसे हमारी खोजें बढ़ेंगी, हमें दूसरे नाम देने होंगे, लेकिन मुझे भरोसा है, दोस्तों, हमारे बीच उनके बारे में कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं, हमें एक दूसरे को हर संभव मदद और प्यार की ज़रूरत है। आइए हम एकजुट होकर मजबूत बनें। कौन जानता है कि हमें अपनी जन्मभूमि को फिर से देखने से पहले किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है और किन कष्टों को सहना पड़ सकता है। आइए हम दिल से एक हों, हालांकि संख्या में 5 हों, और आइए हम प्रतिद्वंद्विता की सभी भावनाओं को त्याग दें। ऐसी भावनाएं हर समय काफ़ी बुरी होती हैं, लेकिन हमारे बीच में दोगुनी गलत होंगी। क्या आप मुझे समझ रहे हैं, अल्टामोंट, और आप, हेटेरस? दोनों कप्तानों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर ने उनकी चुप्पी पर ध्यान नहीं दिया और दूसरी बातें करने लगे। ताज़ा भोजन की तलाश के लिए कई अभियानों की योजना बनाई गई थी। जल्द ही वसंत आ जाएगा और खरगोश और तीतर, लोमड़ी और भालू फिर से दिखाई देंगे। इसलिए ये तय किया गया कि हर दिन का कुछ हिस्सा शिकार करने और न्यू अमेरिका के इस अज्ञात महाद्वीप की खोज में बिताया जाना चाहिए। विक्टोरिया खाड़ी के उत्तर की ओर भ्रमण। अगली सुबह क्लोबोनी दिन के उजाले में बाहर निकल गया। खड़ी,
चट्टानी दीवार पर चढ़ते हुए, जिसके सहारे डॉक्टर का घर टिका हुआ था, वह शीर्ष पर पहुंचने में सफल रहा। हालांकि उसे काफी कठिनाई हुई, जो उसने पाया कि अचानक एक तरह के कटे हुए शंकु में समाप्त हो गया था। इस ऊंचाई से देश के एक विशाल भूभाग का विस्तृत दृश्य दिखाई देता था, जो पूरी तरह से अव्यवस्थित और ऐंठन वाला था, मानो उसमें कोई ज्वालामुखी या हलचल हुई हो। समुद्र और जमीन, जहां तक एक दूसरे से अलग करना संभव था, बर्फ की चादर से ढके हुए थे। डॉक्टर के दिमाग में एक नया प्रोजेक्ट आया, जो जल्द ही परिपक्व हो गया और क्रियान्वयन के लिए तैयार हो गया। उसने बिना समय गंवाए बर्फ के घर में वापस जाकर अपने साथियों से इस पर सलाह मशविरा किया। मेरे मन में एक विचार आया है, उन्होंने कहा। मैं अपने सिर के ऊपर उस शंकु के शीर्ष पर एक प्रकाश स्तंभ बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। एक प्रकाश स्तंभ? वे सब चकित होकर बोले। हाँ, एक लाइट हाउस। ये दोहरा लाभ होगा। ये हमें दूर की यात्राओं में मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा, और लंबे उदास सर्दियों के महीनों में हमारे पठार को रोशन करने का भी काम करेगा। अल्टामोंट ने उत्तर दिया, इसकी उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप इसे बनाने का उपाय कैसे करेंगे? पोपोइस से निकली लालटेनों में से एक के साथ। ठीक है, लेकिन आप अपने दीपक को कैसे जलाएंगे? सील के तेल से? नहीं, सील का तेल पर्याप्त रोशनी नहीं देगा। कोहरे के कारण यह मुश्किल से दिखाई देगा। तो क्या आप हमारे कोयले से गैस बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गैस पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगी, और इससे भी बुरी बात यह है कि यह हमारे दहनशील पदार्थों को बर्बाद कर देगी। ठीक है, अल्टामोंट ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कैसे। ओह, मैं पारा बुलेट और बर्फ लेंस और फोर्ट प्रोविडेंस के बाद हर चीज के लिए तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि मिस्टर क्लोबोनी कुछ भी कर सकते हैं, जॉनसन ने कहा। आओ क्लोबोनी, हमें बताओ कि तुम्हारा प्रकाश क्या होगा, अल्टामोंट ने कहा। ये तो जल्दी ही बता दिया जाएगा, क्लोबोनी ने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि बिजली की रोशनी होनी चाहिए। बिजली की रोशनी? हाँ, क्यों नहीं? क्या आपके जहाज पर गैल्वेनिक बैटरी नहीं है? हाँ, खैर, तब बिजली की रोशनी पैदा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और इसमें कोई लागत भी नहीं आएगी, और यह कहीं अधिक उज्ज्वल होगी। सबसे बढ़िया, जॉनसन ने कहा। चलो तुरंत काम शुरू कर दें। बिल्कुल, बहुत सारा सामान है। 1 घंटे में हम 10 फीट ऊंचा बर्फ का खंभा खड़ा कर सकते हैं, और यह काफी है। डॉक्टर चले गए, उनके साथ उनके साथी भी थे, और जल्द ही स्तंभ खड़ा कर दिया गया और उस पर जहाज की लालटेन लगा दी गई। इसके भीतर कंडक्टर तारों को ठीक से समायोजित किया गया, और जिस ढेर से वे संवाद करते थे उसे बैठक कक्ष में स्थापित कर दिया गया, जहां स्टोव की गर्मी उसे ठंड की क्रिया से बचाती थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, प्रयोग शुरू किया गया और यह पूरी तरह सफल साबित हुआ। लालटेन से एक तीव्र चमकदार रोशनी निकली और पूरे पठार और नीचे के मैदानों को रोशन कर दिया। जॉनसन खुशी से पागल होकर ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, मिस्टर क्लोबोनी, उन्होंने कहा, अब आप हमारे सूर्य हैं। क्लोबोनी का विनम्र उत्तर था, आपको पता है कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। हालांकि वहां बहुत अधिक ठंड थी, इसलिए 1 मिनट से अधिक समय तक खड़े होकर भी निहारना संभव नहीं था, और पूरी पार्टी फिर से घर के अंदर जाने और अपने गर्म कंबलों में दुबकने में प्रसन्न थी। अब जीवन का क्रम सामान्य हो गया, यद्यपि अनिश्चित मौसम और तापमान में लगातार परिवर्तन के कारण कभी कभी झोपड़ी से बाहर निकलना भी असंभव हो जाता था, और झोपड़ी स्थापित होने के बाद शनिवार तक ऐसा दिन नहीं आया जो शिकार के लिए उपयुक्त था। तब बेल, अल्टामोंट और डॉक्टर ने इसका लाभ उठाने का निश्चय किया और अपने भोजन का स्टॉक फिर से भरने का प्रयास किया। वे सुबह सुबह ही निकल पड़े, प्रत्येक के पास एक 2 नाली बंदूक, ढेर सारा बारूद और गोलियां, एक कुल्हाड़ी और बर्फ हटाने वाला चाकू था। मौसम बादल छाए हुए थे, लेकिन क्लोबोनी ने जाने से पहले गैल्वेनिक बैटरी को चालू कर दिया था, और बिजली की चमकदार किरणें दिन के शानदार क्षेत्र के लिए काम कर रही थीं, और सच में यह कोई बुरा विकल्प नहीं था, क्योंकि प्रकाश 3000 मोमबत्तियों या 300 गैस बना के बराबर था। ये बहुत ठंडा था,
लेकिन सूखा था और हवा बहुत कम या बिल्कुल नहीं थी। शिकारी केप वाशिंगटन की दिशा में चल पड़े और कठोर बर्फ ने उनके मार्च को इतना अनुकूल बना दिया कि 3 घंटे में वे 15 मील चले गए। डक पूरे रास्ते उनके साथ कूदता और भौंकता रहा। वे तट के जितना संभव हो सके उतने करीब रहे, लेकिन मानव निवास का कोई निशान नहीं मिला और वास्तव में जानवरों के जीवन का कोई संकेत भी नहीं मिला। हालांकि कुछ बर्फ के पक्षी इधर उधर उड़ते हुए वसंत के आगमन और पशु सृष्टि की वापसी की घोषणा कर रहे थे। समुद्र अभी भी पूरी तरह से जम गया था, लेकिन बर्फ में खुले श्वास छिद्रों से यह स्पष्ट था कि सील अभी हाल ही में सतह पर आई थी। एक हिस्से में छिद्र इतने अधिक थे कि डॉक्टर ने अपने साथियों से कहा कि उन्हें कोई संदेह नहीं है कि जब गर्मी आएगी तो वे वहां सैकड़ों की संख्या में दिखाई देंगे और आसानी से पकड़े जाएंगे, क्योंकि कम भीड़ वाले तटों पर उन तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन एक बार उन्हें डराने पर वे सभी जादू से गायब हो जाते हैं और फिर कभी उस स्थान पर नहीं लौटते। उन्होंने कहा, अनुभवहीन शिकारी अक्सर अकेले और चुपचाप हमला करने के बजाय सामूहिक रूप से शोरगुल के साथ हमला करके पूरे झुंड को खो देते हैं। क्या तेल या त्वचा के लिए ही उनका ज्यादातर शिकार किया जाता है? यूरोपियन लोग उनकी खाल के लिए उनका शिकार करते हैं, लेकिन एस्क्विमॉक्स उन्हें खाते हैं। वे सील पर रहते हैं और उनके लिए मांस के टुकड़े से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं है जिसे खून और तेल में डुबोया गया हो। आखिरकार खाना पकाने का इससे बहुत कुछ लेना देना है, और मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि मैं आपको कटलेट बना सकता हूं जिसे आप पसंद नहीं करेंगे, सिवाय उनके काले रंग के। हम तुम्हें इस पर काम करने के लिए लगा देंगे, बेल ने कहा, और मैं तुम्हें खुश करने के लिए जितना चाहो उतना खाऊंगा। मेरे अच्छे बेल, तुम अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी भूख कभी भी ग्रीनलैंड वासियों के बराबर नहीं होगी, क्योंकि वे एक दिन में 10 से 15 पाउंड मांस खा जाते हैं। 15 पाउंड, बेल ने कहा। क्या पेट है? डॉक्टर ने कहा, आर्कटिक पेट बहुत बड़े होते हैं, वे अपनी इच्छा से फैल सकते हैं और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वे अपनी इच्छा से सिकुड़ भी सकते हैं, इसलिए वे भूख और बहुतायत दोनों को ही सहन कर सकते हैं। जब एस्क्विमॉक्स खाना खाने बैठता है तो वह काफ़ी दुबला पतला होता है और जब तक वह खाना खत्म करता है तब तक वह इतना मोटा हो जाता है कि आप उसे पहचान ही नहीं पाते। लेकिन फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी एक भोजन पूरे दिन के लिए पर्याप्त होता है। अल्टामोंट ने कहा, ये लोलुपता ठंडे देशों के निवासियों की विशेषता होगी। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, डॉक्टर ने जवाब दिया। आर्कटिक क्षेत्रों में लोगों को बहुत ज्यादा खाना चाहिए। यह न केवल ताकत की शर्तों में से एक है, बल्कि अस्तित्व की भी शर्त है। हडसन की बे कंपनी हमेशा इस हिसाब से हर व्यक्ति को एक दिन में 8 पाउंड मांस या 12 पाउंड मछली या 2 पाउंड पैमिकन देती थी। बेल ने कहा, निश्चित रूप से यह स्फूर्तिदायक आहार है। जितना तुम सोच रहे हो उतना नहीं, मेरे दोस्त। एक भारतीय जो इस तरह से शराब पीता है वह एक अंग्रेज से बेहतर दिन भर काम नहीं कर सकता, जिसके पास 1 पाउंड गोमांस और 1 पिंट बियर है। तो फिर चीजें जैसी हैं वैसी ही सबसे अच्छी हैं, मिस्टर क्लोबोनी। इसमें कोई संदेह नहीं है, और फिर भी एक एस्क्विमॉक्स भोजन हमें आश्चर्यचकित कर सकता है। सर जॉन रॉस की कहानी में वह अपने गाइड की भूख पर अपना आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वो हमें बताते हैं कि उनमें से सिर्फ दो ने एक सुबह में एक भैंस का 1/4 हिस्सा खा लिया। उन्होंने मांस को लंबी पतली पट्टियों में काटा, और खाने का तरीका ये था कि या तो एक अपने मुंह में जितना समा सके उतना काट ले और फिर उसे दूसरे को दे दे, या मांस के लंबे रिबन को मुंह से लटकते हुए छोड़ दे और उन्हें बोआ कंस्ट्रिक्टर की तरह धीरे धीरे खाए, जो पूरी लंबाई में जमीन पर पड़े हों। हंसे, बेल ने कहा, कितने घिनौने जानवर हैं। दार्शनिक अमेरिकी ने टिप्पणी की, हर आदमी का भोजन करने का अपना तरीका होता है। खुशी से, डॉक्टर ने कहा, अगर इन अक्षांशों में भोजन करना इतनी अनिवार्य आवश्यकता है तो आर्कटिक यात्रियों की सभी पत्रिकाएं खाने पीने से भरी होती हैं। आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं भी इसी तथ्य से हैरान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह न केवल पूर्ण आहार की आवश्यकता से उत्पन्न होता है, बल्कि इसे प्राप्त करने में कभी कभी अत्यधिक कठिनाई से भी उत्पन्न होता है।
भोजन का विचार हमेशा मन में सबसे ऊपर रहता है और स्वाभाविक रूप से कथा में इसका उल्लेख होता है। और फिर भी, अल्टामुंट ने कहा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो नॉर्वे के सबसे ठंडे इलाकों में किसानों को इतने बड़े भोजन की जरूरत नहीं लगती। दूध उनका मुख्य भोजन है, अंडे और बच के पेड़ की छाल से बनी रोटी, कभी कभी थोड़ा सा सामन, लेकिन कभी मांस नहीं, और फिर भी वे अच्छे और मजबूत लोग हैं। क्लोबोनी ने कहा, यह एक ऐसा मामला है जिसे समझा पाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर इन्हीं नॉर्वेजियन को ग्रीनलैंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो वे दूसरी या तीसरी पीढ़ी तक एस्किमोक्स की तरह खाना सीख जाएंगे। अगर हम खुद भी इस धन्य देश में लंबे समय तक रहें तो भी हम एस्किमोक्स की तरह ही बुरे होंगे, भले ही हम नियमित रूप से पेटू बनने से बच जाएं। बेल ने कहा, मैं घोषणा करता हूँ, श्री क्लोबोनी, खाने के बारे में इतनी बातें करके आप मुझे भूखा महसूस कराते हैं। नहीं, मैं नहीं, अल्टामोंट ने कहा, मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है और सील को देखना भी मुझे नापसंद है। लेकिन रुकिए, मुझे लगता है कि हमें सील के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर वह वहाँ बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी कोई जिंदा चीज नहीं है तो मैं बहुत गलत हूँ। यह एक वारस है, डॉक्टर ने चिल्ला कर कहा। चुप रहो और चलो हम उसके पास पहुँचें। क्लोबोनी सही था, यह एक बहुत बड़ा वारस था जो 200 गज से ज्यादा दूर नहीं था। शिकारी अलग अलग दिशाओं में चले गए ताकि जानवर को घेर सकें और पीछे हटने का रास्ता बंद कर सकें। वे सावधानी से टीलों के पीछे रेंगते हुए आगे बढ़े और जब उन्होंने एक साथ गोली चलाई तो वे बिना किसी को पता लगे उसके कुछ कदम दूर पहुंच गए। वारस लुढ़क गया, लेकिन जल्दी से फिर से उठ खड़ा हुआ और भागने की कोशिश की, लेकिन अल्टामोंट ने अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया और उसके पृष्ठीय पंख काट दिए। उसने हताश होकर प्रतिरोध किया, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे परास्त कर दिया और जल्द ही वह मर गया। उसके खून से बर्फ का मैदान लाल हो गया। यह एक सुंदर जानवर था जिसकी लंबाई 15 फुट से अधिक थी और तेल के लिए इसकी कीमत काफी अधिक होती, लेकिन शिकारियों ने इसके सबसे स्वादिष्ट भागों को काटकर ही संतुष्ट हो गए और बाकी को कौवों के लिए छोड़ दिया जो अभी अभी वहां आए थे। रात गहराने लगी थी और फोर्ट प्रोविडेंस लौटने के बारे में सोचने का समय आ गया था। चांद अभी तक नहीं निकला था, लेकिन आसमान शांत और बादल रहित था और पहले से ही सितारों से जगमगा रहा था, शानदार सितारे। चलो, डॉक्टर ने कहा, चलो चलें, क्योंकि देर हो रही है। हमारा शिकार बहुत सफल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को अपने खाने के लिए कुछ मिल गया है तो उसे शिकायत करने की जरूरत नहीं है। चलो, हम सबसे छोटा रास्ता अपनाएं और अपना रास्ता खोए बिना जल्दी से घर पहुंच जाएं। तारे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने समुद्र तट के घुमावदार रास्तों से बचते हुए और अंदर की ओर जाकर एक सीधा रास्ता आजमाने का निश्चय किया, लेकिन कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे डॉक्टर के घर के पास नहीं पहुंचे और यह स्पष्ट था कि वे अपना रास्ता भूल गए होंगे। सवाल यह उठा कि क्या एक झोपड़ी बनाकर सुबह तक आराम किया जाए या आगे बढ़ा जाए, लेकिन क्लोबोनी ने आगे बढ़ने पर जोर दिया क्योंकि हेट्रस और जॉनसन बहुत असहज थे। दुख हमारा मार्गदर्शन करेगा, उसने कहा, वो गलत नहीं होगा। उसकी वृत्ति सितारों और कंपास से दूर रहती है, बस हमें उसके पीछे पीछे चलना है। उन्होंने दुख पर भरोसा करके अच्छा किया, क्योंकि बहुत जल्दी ही क्षितिज पर एक मंद प्रकाश प्रकट हुआ जो लगभग धुंध के बीच चमकते हुए एक तारे की तरह था जो जमीन से नीचे लटका हुआ था। वहाँ हमारा प्रकाश स्तंभ है, डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा। क्या आपको लगता है कि यह है, मिस्टर क्लोबोनी? बेल ने कहा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। जल्दी आओ। जैसे जैसे वे करीब आते गए, रोशनी और भी तेज होती गई और जल्द ही वे एक चमकदार पथ पर चल रहे थे, अपनी लंबी परछाई को बेदाग बर्फ पर पीछे छोड़ते हुए। अपने कदम तेज करते हुए वे आगे बढ़े और अगले आधे घंटे में वे फोर्ट प्रोविडेंस की चढ़ाई चढ़ रहे थे। ठंड और गर्मी। हेटेरस और जॉनसन अपने साथियों की लंबी अनुपस्थिति से कुछ हद तक असहज हो रहे थे और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वापस देखकर बहुत खुश थे। शिकारी भी खुद को एक बार फिर गर्म आश्रय में पाकर कम खुश नहीं थे,
क्योंकि रात होने के साथ तापमान काफी गिर गया था और बाहर थर्मामीटर 0 से 73 डिग्री नीचे था। बेचारे शिकारी आधे जमे हुए थे और इतने थके हुए थे कि वे मुश्किल से अपने अंगों को घसीट पा रहे थे, लेकिन चूल्हे खुशी से दहाड़ रहे थे और चटक रहे थे, और बड़ी रसोई की आग ऐसे शिकार को पकाने के लिए तैयार थी जो लाया जा सकता था। क्लोबोनी ने फिर से अपना आधिकारिक एप्रन पहना और जल्द ही अपने सील कटलेट को तैयार करके मेज पर रख दिया और धुआं उगलने लगा। 9 बजे तक पूरा दल एक बढ़िया रात्रिभोज का आनंद ले रहा था और बेल खुद को ये कहते हुए रोक नहीं सका, खैर, भले ही मुझे एस्क्विमॉक्स समझे जाने का जोखिम हो, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि अगर किसी को इन क्षेत्रों में सर्दी बितानी है तो खाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक अच्छे भोजन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन सभी के मुंह इतने भरे हुए थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाकर बेल के विचारों से अपनी सहमति जताई। कटलेट्स को प्रथम श्रेणी का घोषित किया गया था और ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में प्रथम श्रेणी के ही हैं, क्योंकि वे सब खाए गए थे, यहाँ तक कि अंतिम निवाला भी। मिठाई के लिए उन्होंने कॉफ़ी पी, जिसे डॉक्टर ने खुद ही फ्रेंच कॉफ़ी पॉट में स्पिरिट ऑफ वाइन के साथ बनाया था। उन्होंने कभी भी किसी और को इस कीमती पेय को बनाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वे इसे उबलता हुआ गर्म ही परोसते थे। हमेशा कहते थे कि जब तक ये उनकी जीभ को न जला दे, इसे पीना उचित नहीं है। आज शाम उन्होंने इसे इतना तीखा पिया कि अल्टामोंट ने कहा, तुम अपना गला काट लोगे। डॉक्टर ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जॉनसन ने कहा, तब तो आपका तालू तांबे के आवरण वाला होगा। बिल्कुल नहीं, दोस्तों, मैं आपको मेरा उदाहरण अपनाने की सलाह देता हूँ। बहुत से लोग, और मैं भी उनमें से एक हूँ, 131 डिग्री के तापमान पर कॉफ़ी पी सकते हैं। 131 डिग्री, अल्टामोंट ने कहा, क्यों, ये तो हाथ से सहन करने से भी अधिक गर्म है। बेशक ये है, अल्टामोंट, क्योंकि हाथ 122 डिग्री से अधिक सहन नहीं कर सकता, लेकिन तालू और जीभ कम संवेदनशील हैं। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि यह सच है, क्लोबोनी ने जवाब दिया और थर्मामीटर उठाकर उसे भाप से भरी कॉफ़ी में डाल दिया। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक पारा 131 डिग्री तक नहीं बढ़ गया और फिर उसे बाहर निकाल लिया और स्पष्ट स्वाद के साथ तरल पदार्थ को निगल लिया। बेल ने भी उसका अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह बुरी तरह जल गया। डॉक्टर ने शांत भाव से कहा, तुम्हें इसकी आदत नहीं है। क्या आप हमें बता सकते हैं, क्लोबोनी? अल्टामोंट ने पूछा, मानव शरीर कितना अधिकतम तापमान सहन कर सकता है? हाँ, इस संबंध में कई रोचक प्रयोग किए गए हैं। मुझे फ्रांस के रोशफॉकॉल्ड शहर में कुछ नौकरानियों के बारे में पढ़ना याद है, जो 300 डिग्री तापमान पर एक बेक के बड़े ओवन में 10 मिनट तक रह सकती थीं, जबकि उनके चारों ओर आलू और मांस पक रहा था। क्या लड़कियां? अल्टामोंट ने कहा। खैर, एक और मामला है, जहां हमारे अपने 8 देशवासी फोर्डिस, बैंक्स, सोलिंडा, ब्लागडिन, होम, नूथ, लॉर्ड सीफोर्थ और कैप्टन फिलिप्स 200 डिग्री तक गर्म एक जगह पर चले गए, जहां अंडे और गोमांस भून रहे थे। और वे अंग्रेज थे। बेल ने राष्ट्रीय गौरव के भाव के साथ कहा। अल्टामोंट ने कहा, ओह, अमेरिकी इससे बेहतर कर सकते थे। वे भून देते, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। किसी भी हालत में उन्होंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं अपने देशवासियों के लिए खड़ा रहूंगा। एक और उदाहरण है जो मुझे याद है, और वास्तव में यह इतना अविश्वसनीय है कि इस पर विश्वास करना असंभव होगा अगर इसे निर्विवाद सबूतों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हो। रागुसा के ड्यूक और डॉक्टर जंग, जो एक फ्रांसीसी और ऑस्ट्रियाई थे, ने एक तुर्क को 170 डिग्री के तापमान पर स्नान करते देखा। जॉनसन ने कहा, लेकिन यह उन नौकरानियों या हमारे अपने देशवासियों जितना आश्चर्यजनक नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्लोबोनी ने उत्तर दिया। गर्म हवा और गर्म पानी में डुबकी लगाने में बहुत अंतर है। गर्म हवा से पसीना निकलता है, जो त्वचा की रक्षा करता है, लेकिन उबलता पानी जलता है। स्नान की अधिकतम गर्मी 107 डिग्री है, इसलिए ये तुर्क इतना तापमान सहन करने वाला असाधारण व्यक्ति रहा होगा। जॉनसन ने पूछा, मिस्टर क्लोबोनी, जीवित प्राणियों का औसत तापमान क्या है?
डॉक्टर ने जवाब दिया, ये प्रजाति के हिसाब से अलग अलग होता है। पक्षियों में सबसे ज्यादा तापमान होता है, खास तौर पर बत्तख और मुर्गी में। स्तनधारी जीवों में सबसे ज्यादा तापमान होता है और फिर मनुष्य में। अंग्रेजों का तापमान औसतन 101 डिग्री होता है। जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि श्री अल्टामोंट अपने देशवासियों के लिए उच्च दर की मांग करेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से, हमारे बीच कुछ अनमोल गर्म लोग हैं, लेकिन चूंकि मैंने ये पता लगाने के लिए कभी उनके गले में थर्मामीटर नहीं डाला है, इसलिए मैं आपको आंकड़े नहीं दे सकता। डॉक्टर ने कहा, अलग अलग जातियों के लोगों के बीच कोई समझदारीपूर्ण अंतर नहीं है जब उन्हें एक ही परिस्थितियों में रखा जाता है, चाहे उनका भोजन कुछ भी हो। मैं लगभग ये कह सकता हूँ कि भूमध्य रेखा पर उनका तापमान ध्रुव के समान ही होगा। अल्टामोंट ने उत्तर दिया, तब तो हमारे शरीर की गर्मी यहाँ भी इंग्लैंड जैसी ही है। बस इतना ही। स्तनधारियों की अन्य प्रजातियां आमतौर पर मनुष्यों से ज्यादा गर्म होती हैं। घोड़ा, खरगोश, हाथी, शिनशुमार और बाघ लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन बिल्ली, गिलहरी, चूहा, तेंदुआ, भेड़, बैल, कुत्ता, बंदर और बकरी का तापमान 103 डिग्री तक होता है और सुअर का तापमान 104 डिग्री होता है। अल्टामोंट ने कहा, ये हमारे लिए अपमानजनक है। फिर आते हैं उभयचर और मछलियाँ, डॉक्टर ने फिर कहा, जिनका तापमान पानी के तापमान के साथ बदलता रहता है। सांप का तापमान 86 डिग्री, मेढक का 70 डिग्री और शार्क का तापमान उससे कई डिग्री कम होता है। कीटों का तापमान हवा और पानी के बराबर होता है। ये सब बहुत बढ़िया है, हेट्रस ने बीच में टोकते हुए कहा, जिसने अब तक बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया था, और हम डॉक्टर की वैज्ञानिक जानकारी के लिए उनके आभारी हैं, लेकिन हम वास्तव में इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि हम तपती हुई गर्मी का सामना करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ठंड के बारे में बात करना कहीं अधिक उचित होगा, अगर डॉक्टर हमें बता सके कि रिकॉर्ड पर सबसे कम तापमान क्या है। मैं तुम्हें इस बारे में भी बता सकता हूँ, डॉक्टर ने उत्तर दिया। ऐसी बहुत सी यादगार सर्दियाँ हैं, जो लगभग 41 वर्षों के अंतराल पर आती हैं। 1364 में रोन नदी आरस तक जम गई थी, 1408 में डेन्यूब अपनी पूरी सीमा तक जम गई थी, और भेड़ियों ने कैटेगट को ठोस जमीन पर पार कर लिया था। 1509 में वेनिस और मासिले में एड्रियाटिक और भूमध्य सागर जम गए थे, और 10 अप्रैल को बाल्टिक जम गया था। 1608 में इंग्लैंड में ठंड से सभी मवेशी मर गए थे। 1789 में थेम्स नदी ग्रेवसेंड तक जम गई थी, और 1813 की भयावह सर्दी फ्रांस में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। वर्तमान शताब्दी में सबसे पहली और सबसे लंबी सर्दी 1829 में आई थी। यूरोप के लिए इतना ही, लेकिन यहाँ ध्रुवीय वृत्त के भीतर सबसे कम डिग्री क्या है? अल्टामोंट ने पूछा। मेरे शब्द, डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि हमने खुद सबसे कम तापमान का अनुभव किया है, क्योंकि एक दिन थर्मामीटर 0 से 72 डिग्री नीचे था, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो आर्कटिक यात्रियों द्वारा अब तक बताया गया सबसे कम तापमान मेलविले द्वीप पर 61 डिग्री, पोर्ट फेलिक्स पर 65 डिग्री और फोर्ट रिलायंस पर 70 डिग्री रहा है। हाँ, हेटेरस ने कहा, ये सर्दी की असामान्य गंभीरता थी जिसने हमारी प्रगति को रोक दिया, क्योंकि यह संभवतः सबसे खराब समय पर आई थी। तुम कहते हो कि तुम्हें रोका गया था? अल्टामोंट ने कप्तान की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए पूछा। हाँ, हमारी पश्चिम की यात्रा में, डॉक्टर ने जल्दी से जवाब दिया। अल्टामोंट ने बातचीत को फिर से शुरू करते हुए कहा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग 200 डिग्री का अंतर है। तो आप देखिए, मेरे दोस्तों, हम खुद को आसान बना सकते हैं। जॉनसन ने सुझाव दिया, लेकिन यदि सूर्य अचानक बुझ जाए, तो क्या पृथ्वी का तापमान बहुत कम नहीं हो जाएगा? ऐसी आपदा का कोई डर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, तो तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ये तो अजीब बात है। हाँ, ऐसा है, लेकिन फोरियर, एक विद्वान फ्रांसीसी, ने इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कर दिया है। अगर ऐसा न होता, तो दिन और रात के बीच का अंतर कहीं ज्यादा होता, और ध्रुवों पर ठंड की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती। लेकिन अब मुझे लगता है, दोस्तों, हमें कुछ घंटे की नींद से बेहतर होना चाहिए।
चूल्हे की जिम्मेदारी किसकी है? बेल ने कहा, आज रात मेरी बारी है। ठीक है, प्रार्थना करके अच्छी आग जलाए रखना, क्योंकि यह एक खतरनाक रात है। बेल ने कहा, इस बात पर मेरा भरोसा करो, लेकिन ध्यान रखो, आसमान में आग लगी हुई है। हाँ, यह एक शानदार ऑरोरा है, डॉक्टर ने खिड़की के पास जाकर जवाब दिया। कितना सुंदर, मैं इसे देखते देखते कभी नहीं थकता। उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया, हालांकि उसके साथी ऐसे प्रदर्शनों के इतने आदी हो चुके थे कि अब वे शायद ही उन पर ध्यान देते थे। हालांकि उसने जल्द ही दूसरों के उदाहरण का अनुसरण किया और आग के पास अपने बिस्तर पर लेट गया, बेल को पहरा देने के लिए छोड़ दिया। शीतकालीन सुख। ध्रुव पर रहना एक नीरस मामला है, क्योंकि कई महीनों तक बाहर जाना संभव नहीं होता, तथा थकान भरी एकरसता को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। शिकार भ्रमण के बाद का दिन अंधेरा और बर्फीला था, और क्लोबोनी को झोपड़ी की बर्फ की दीवारों को चमकाने के अलावा कोई काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वे अंदर की गर्मी से नम हो गई थीं, और बर्फ को बाहर निकालना जो अंदर के दरवाजे तक जाने वाले लंबे रास्ते में बह गई थी। स्नो हाउस तूफान और आंधी को धता बताते हुए अच्छी तरह से खड़ा था, और बर्फ केवल दीवारों की मोटाई को बढ़ा रही थी। गोदाम भी कम नहीं थे, लेकिन हालांकि वे केवल कुछ गज की दूरी पर थे, फिर भी दिन के लिए पर्याप्त प्रावधान रखना आवश्यक पाया गया, क्योंकि अक्सर मौसम के कारण इतनी छोटी दूरी तक जाना लगभग असंभव हो जाता था। पोपोइस को उतारना एक समझदारी भरा कदम साबित हुआ, क्योंकि वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने आसपास के मूक, अदम्य दबाव से टुकड़ों में टूट रही थी। फिर भी डॉक्टर हमेशा उम्मीद कर रहे थे कि इंग्लैंड वापस ले जाने के लिए एक छोटा जहाज बनाने के लिए पर्याप्त तख्ते पर्याप्त रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन निर्माण का सही समय नहीं आया था। परिणामस्वरूप पांचों व्यक्ति दिन का अधिकांश समय पूरी तरह से आलस्य में बिताने को मजबूर थे। हेटेरस अपने बिस्तर पर विचारों में डूबा हुआ लेटा रहता था। अल्टामोंट धूम्रपान करता था या झपकी लेता था, और डॉक्टर उन दोनों में से किसी को भी परेशान न करने का ध्यान रखता था, क्योंकि उसे उनके बीच झगड़े का हमेशा डर बना रहता था। भोजन के समय वह हमेशा बातचीत को परेशान करने वाले विषयों से दूर रखते थे और जहां तक संभव हो, सभी पक्षों को निर्देश देने और उनकी रुचि जगाने का प्रयास करते थे। जब भी वह अपने नोट्स तैयार करने में व्यस्त नहीं होते थे, तो वह उन्हें इतिहास, भूगोल या मौसम विज्ञान पर शोध प्रबंध देते थे, अपने विषय को सरल, यद्यपि दार्शनिक तरीके से प्रस्तुत करते थे, और सबसे तुच्छ घटनाओं से सबक लेते थे। जब उनका अच्छा हास्य और मिलनसार व्यवहार उन्हें छोटी सी कंपनी की जान और आत्मा बनाता था, तो उनकी अथाह स्मृति कभी भी तथ्य या उदाहरण के लिए कम नहीं होती थी। उन पर सभी का पूरा भरोसा था, यहाँ तक कि हेटरस का भी, जो उनसे गहरा स्नेह रखता था। फिर भी क्लोबोनी से ज्यादा किसी और ने इस अनिवार्य कारावास को पीड़ादायक नहीं माना। वह अपने भ्रमण को फिर से शुरू करने के लिए ठंड के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, हालांकि उसे दो कप्तानों के बीच होने वाली प्रतिद्वंद्विता का डर था। फिर भी, जल्दी या देर से, किसी संकट की स्थिति आनी ही थी, और इस बीच उन्होंने दोनों पक्षों को बेहतर मन बनाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने का संकल्प लिया, लेकिन एक अमेरिकी और एक अंग्रेज को मिलाना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने और जॉनसन ने इस विषय पर कई बार बातचीत की, क्योंकि भविष्य में उनके लिए जो कठिन जटिलताएं आने वाली थीं, उनके बारे में बूढ़े नाविक के विचार जॉनसन के विचारों से बिल्कुल मेल खाते थे। हालांकि खराब मौसम जारी रहा और फोर्ट प्रोविडेंस को 1 घंटे के लिए भी छोड़ना संभव नहीं था। दिन रात वे इन चमचमाती बर्फ की दीवारों में बंद रहते थे और समय उनके हाथों में भारी पड़ रहा था, कम से कम डॉक्टर के अलावा सभी के हाथों में, और वह हमेशा अपने लिए कोई न कोई काम ढूंढ ही लेता था। एक शाम अल्टामोंट ने कहा, मैं घोषणा करता हूं कि इस तरह का जीवन जीने लायक नहीं है। हम उन सरीसृपों में से एक हो सकते हैं जो पूरी सर्दी सोते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कोई मदद नहीं है। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा, दुर्भाग्य से हम संख्या में इतने कम हैं कि कोई मनोरंजन नहीं कर सकते। तो फिर आप सोचते हैं कि अगर हम में से ज्यादा लोग होते, तो हमें और ज्यादा काम मिल जाता। बेशक, जब पूरे जहाज़ों के चालक दल ने यहाँ सर्दियाँ बिताई हैं,
तो वे अपना समय शानदार तरीके से बिताने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि मुझे ये जानना चाहिए कि कैसे हमारी परिस्थितियों से कुछ भी मनोरंजक निकालने के लिए बहुत अधिक सरलता की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि वे कोई नाटक नहीं करते थे। नहीं, लेकिन उन्होंने प्रास और थिएटर की शुरुआत की। क्या उनके पास अखबार था? अमरीकी ने आश्चर्य से कहा। बेल ने कहा, उन्होंने कॉमेडी नाटक किया। ऐसा ही हुआ, डॉक्टर ने कहा। जब पेरी ने मेलविले द्वीप पर सर्दियां बिताईं, तो उसने अपने आदमियों के बीच दोनों मनोरंजन शुरू किए और उन्हें बड़ी सफलता मिली। खैर, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं वहां अवश्य जाना चाहता था, जॉनसन ने उत्तर दिया, क्योंकि यह बहुत ही विचित्र कार्य रहा होगा। ये दिलचस्प भी है और मज़ेदार भी, मेरे अच्छे जॉनसन। लेफ्टिनेंट बीचे थिएटर मैनेजर थे और कैप्टन सबीना द विंटर क्रॉनिकल या द गजट ऑफ नॉर्दर्न जॉर्जिया नामक अखबार की मुख्य संपादक थीं। अच्छा शीर्षक है, अल्टामोंट ने कहा। यह अखबार 1 नवंबर 1819 से 20 मार्च 1820 तक रोजाना छपता था। इसमें अलग अलग भ्रमण, शिकार दलों, दुर्घटनाओं और रोमांचों की रिपोर्ट होती थी और मनोरंजक कहानियां प्रकाशित होती थीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि लेख स्पेक्टेटर या डेली टेलीग्राफ के स्तर के नहीं थे, लेकिन पाठक न तो आलोचनात्मक थे और न ही उदासीन, और उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आता था। मेरी बात, अल्टामोंट ने कहा, मैं कुछ लेख पढ़ना चाहूंगा। क्या तुम ऐसा करोगे? खैर, तुम खुद ही फैसला कर लो। क्या आप उन्हें याद से दोहरा सकते हैं? नहीं, लेकिन आपके पास पेरी की यात्राएं पोपोइस जहाज पर थीं, और अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी खुद की कहानी पढ़ सकता हूँ। इस प्रस्ताव का इतनी उत्सुकता से स्वागत किया गया कि डॉक्टर ने तुरंत पुस्तक ले ली और शीघ्र ही वह अंश ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, यह एक पत्र है जो संपादक को संबोधित है। एक पत्रिका शुरू करने का आपका प्रस्ताव हमें अत्यंत संतुष्टि के साथ मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके निर्देशन में यह मनोरंजन का एक बड़ा स्रोत होगा और हमारे 100 दिनों के अंधकार को दूर करने में बहुत सहायक होगा। इस मामले में मेरी दिलचस्पी ने मुझे अपने साथियों पर आपकी घोषणा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है, और मैं, रिपोर्टर की भाषा में, ये प्रमाणित कर सकता हूँ कि इस बात ने बहुत सनसनी पैदा की है। आपके प्रोस्पेक्टस के प्रकाशित होने के अगले दिन हमारे बीच स्याही की असामान्य और अभूतपूर्व मांग थी, और हमारा हरा मेज़पोश क्विलपेन के टुकड़ों से भर गया था, जिससे हमारे एक नौकर को चोट लग गई, जिसके नाखून के नीचे एक टुकड़ा चुभ गया। मुझे एक तथ्य के रूप में पता है कि सार्जेंट मार्टिन के पास 9 से कम पेन चाकू नहीं थे जिन्हें तेज करना था। ये देखना एक अनोखा दृश्य था कि सभी लेखन डेस्क बाहर लाए गए थे, जो पिछले कुछ महीनों से दिखाई नहीं दिए थे, और कागज के ढेरों को देखकर ऐसा लगता था कि होल्ड की गहराई में एक से अधिक बार जाया गया होगा। मुझे आपको ये बताना नहीं भूलना चाहिए कि मेरा मानना है कि आपके बक्से में ऐसे कई लेख घुसाने की कोशिश की जाएगी जो पूरी तरह से मौलिक नहीं हैं, क्योंकि वे पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। मैं ये घोषित कर सकता हूँ कि कल रात से कुछ देर पहले मैंने एक लेखक को अपनी मेज पर झुके हुए देखा, एक हाथ से स्पेक्टेटर की एक मात्रा को खुला पकड़े हुए और दूसरे हाथ से लैंप के सामने अपनी कलम में जमी स्याही को पिघलाते हुए। मुझे आपको ऐसी चालों से सावधान रहने के लिए चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये कभी भी ठीक नहीं होगा कि हमारे विंटर क्रॉनिकल में ऐसे लेख हों जिन्हें हमारे परदादा एक सदी पहले अपने नाश्ते की मेज़ पर पढ़ते थे। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, अल्टामोंट ने कहा, उस लेखक में बहुत ज्यादा चतुराईपूर्ण हास्य है। वो जरूर एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति रहा होगा। आप सही कह रहे हैं। यहाँ आर्कटिक की परेशानियों की एक मनोरंजक सूची दी गई है। सुबह टहलने के लिए बाहर जाना, और जैसे ही आप जहाज से बाहर पैर रखते हैं, खुद को रसोई के पानी के गड्ढे में डूबा हुआ पाते हैं। शिकार करने के लिए बाहर जाना और एक शानदार हिरन के साथ गिरना, निशाना लगाना और पाना कि आपकी बंदूक नम पाउडर के कारण एक चमक के साथ चल गई है। अपनी जेब में नरम नई रोटी की अच्छी आपूर्ति के साथ मार्च पर निकलना, और जब आप खाना चाहते हैं तो पता चलता है कि यह इतनी कठोर रूप से जम गई है कि अगर आप इसे काटने का प्रयास करते हैं तो आपके दांत टूट जाएंगे।
जब आपको पता चले कि भेड़िया आ गया है तो आप मेज से उठकर भाग जाएं और वापस आकर पाएं कि बिल्ली आपका खाना खा गई है। घूमकर चुपचाप घर लौटते हुए लाभदायक ध्यान में लीन होना और अचानक खुद को एक भालू की बाहों में पाना। डॉक्टर ने कहा, हम इस सूची को स्वयं भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम मुसीबतों पर विजय पा लेते हैं तो उन्हें गिनने में एक प्रकार का आनंद आता है। अल्टामोंट ने कहा, मैं घोषणा करता हूं कि यह विंटर जर्नल एक मनोरंजक मामला है। काश हम इसकी सदस्यता ले पाते। जॉनसन ने कहा, मान लीजिए हम एक शुरू करते हैं। हम 5 लोगों के लिए। क्लोबोनी ने कहा, हम संपादकों के लिए तो काम चला सकते हैं, लेकिन पाठक पर्याप्त नहीं होंगे। अल्टामोंट ने कहा, नहीं, अगर हम कॉमेडी बनाने की कोशिश करते तो हमें पर्याप्त दर्शक नहीं मिलते। जॉनसन ने पूछा, कैप्टन पेरी के थिएटर के बारे में हमें कुछ और बताइए, क्या उन्होंने नए नाटक खेले? निश्चित रूप से। पहले हेक्ला जहाज पर 2 खंड खेले गए, लेकिन चूंकि हर पखवाड़े एक बार प्रदर्शन होता था, इसलिए यह प्रदर्शन सूची जल्द ही समाप्त हो गई। फिर उन्हें नए नाटकों की रचना करनी पड़ी। पेरी ने खुद एक नाटक की रचना की जिसे अपार सफलता मिली। इसे द नॉर्थ वेस्ट पैसेज या द एंड ऑफ द वॉयेज कहा गया। एक प्रसिद्ध शीर्षक। अल्टामोंट ने कहा, लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए, अगर मैंने ऐसा विषय चुना होता तो मैं निष्कर्ष के लिए असमंजस में पड़ जाता। आप सही हैं, बेल ने कहा, कौन कह सकता है कि अंत क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर क्लोबोनी ने जवाब दिया, जबकि पहले वाले ठीक चल रहे हैं, तो हमें आखिरी दृश्य के बारे में क्यों परेशान होना चाहिए? ये सब भगवान पर छोड़ दो। दोस्तों, हम में से प्रत्येक अपनी भूमिका को यथासंभव बेहतरीन तरीके से निभाए, और चूंकि अंत सभी चीज़ों के महान रचयिता का है, इसलिए हम उसकी कुशलता पर भरोसा करेंगे। वो हमारे लिए हमारे मामलों का प्रबंधन करेगा, चिंता न करें। जॉनसन ने कहा, ठीक है, हमें इसके बारे में सपने देखने चाहिए, क्योंकि देर हो रही है और अब समय आ गया है कि हम सो जाएं। डॉक्टर ने जवाब दिया, आप बहुत जल्दी में हैं, बूढ़े साथी। आप क्यों बैठे हैं, मिस्टर क्लोबोनी? मैं अपने बिस्तर पर बहुत आराम से रहता हूँ, और फिर मुझे हमेशा बहुत अच्छे सपने आते हैं। मैं हमेशा गर्म देशों के सपने देखता हूँ, इसलिए मैं लगभग कह सकता हूँ कि मेरा आधा जीवन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और आधा उत्तरी ध्रुव पर बीता है। आप बहुत खुश हैं, जॉनसन। अल्टामोंट ने कहा कि आपको ऐसे भाग्यशाली संगठन का आशीर्वाद मिला है। जॉनसन ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं हूँ। ठीक है, आओ, उसके बाद हमारे अच्छे दोस्त को यहाँ तड़पता रखना सकारात्मक क्रूरता होगी। डॉक्टर ने कहा, उसका उष्णकटिबंधीय सूरज उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए चलो सब बिस्तर पर चलते हैं। भालुओं के निशान। 26 अप्रैल की रात को मौसम में अचानक बदलाव आया। थर्मामीटर का तापमान कई डिग्री गिर गया और डॉक्टर हाउस के लोग अपने बिस्तर पर भी खुद को गर्म नहीं रख पा रहे थे। अल्टामोंट के पास स्टोव की जिम्मेदारी थी और उसने पाया कि तापमान को 0 से 50 डिग्री ऊपर बनाए रखने के लिए उसे सावधानीपूर्वक भरने की जरूरत है। ठंड की यह वृद्धि तूफानी मौसम के रुकने का संकेत थी, और डॉक्टर ने इसे अपने पसंदीदा शिकार और अन्वेषण अभियानों के अग्रदूत के रूप में सहर्ष स्वीकार किया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और शंकु के शीर्ष पर चढ़ गया। हवा उत्तर की ओर मुड़ गई थी, हवा साफ थी और बर्फ ठोस और चिकनी थी। कुछ ही देर में 5 साथी डॉक्टर के घर से चले गए और छत और किनारों से बर्फ के भारी ढेर को हटाने में व्यस्त हो गए, क्योंकि घर अब पठार से अलग नहीं दिख रहा था, क्योंकि बर्फ पूरे 15 फीट की गहराई तक बह गई थी। जमी हुई बर्फ को हटाने और घर के वास्तुशिल्प रूप को बहाल करने में 2 घंटे लगे। आखिरकार ग्रेनाइट की नींव दिखाई दी और गोदाम और बारूद के भंडार एक बार फिर से सुलभ हो गए। लेकिन चूंकि इतनी अनिश्चित जलवायु में किसी भी दिन तूफान के कारण उनकी आपूर्ति बाधित हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से यह निर्णय लिया कि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए भोजन का अच्छा स्टॉक रसोई घर में ले जाएंगे, और फिर क्लोबोनी, अल्टामोंट और बेल अपने बंदूकों के साथ शिकार की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि ताजे भोजन की तत्काल आवश्यकता महसूस होने लगी थी।
तीनों साथी शंकु के पूर्वी किनारे से होते हुए नीचे दूर तक फैले बर्फ से ढके मैदान के मध्य में चले गए, लेकिन उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फोर्ट प्रोविडेंस के चारों ओर 2 मील के घेरे में सभी तरफ जानवरों के असंख्य निशान दिखाई दिए। कुछ मिनट तक इन निशानों को ध्यान से देखने के बाद शिकारी एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे और फिर डॉक्टर ने कहा, खैर, मुझे लगता है कि ये काफी स्पष्ट हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है, बेल ने आगे कहा, भालू यहाँ आ चुके हैं। बेहतरीन खेल, अल्टामोंट ने कहा, इसमें सिर्फ एक ही कमी है। और वह क्या है? बेल ने पूछा, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि वहाँ 5 भालुओं के स्पष्ट निशान हैं, और 5 भालू 5 आदमियों के लिए बहुत ज्यादा हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि वे 5 हैं? क्लोबोनी ने कहा, देखो और खुद ही देखो। यहाँ एक पदचिह्न है और दूसरा बिल्कुल अलग है। ये पंजे इनसे कहीं ज्यादा चौड़े हैं, और यहाँ फिर से देखो, वो पंजा एक बहुत छोटे भालू का है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें सभी 5 अलग अलग भालुओं के निशान साफ साफ दिख जाएंगे। आप सही हैं, बेल ने बारीकी से निरीक्षण करने के बाद कहा। अगर ऐसा है तो, डॉक्टर ने कहा, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानवर कठोर सर्दी के बाद भूख से मर रहे हैं और उनसे भिड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है, और चूंकि हम उनकी संख्या के बारे में निश्चित हैं, अल्टामोंट ने कहा, और उनके इरादों के बारे में भी। तुम्हें लगता है कि उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल गया है? इसमें कोई संदेह नहीं है, जब तक कि हम भालू के रास्ते में न पहुंच गए हों, लेकिन फिर ये पैरों के निशान हमारे किले के चारों ओर घेरे में क्यों हैं? देखो, ये जानवर दक्षिण पूर्व से आए हैं और इस जगह पर रुके हैं और तट की टोह लेने लगे हैं। आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर ने कहा, और इससे भी अधिक ये निश्चित है कि वे कल रात यहाँ आए थे। और उससे पहले की अन्य रातें, अल्टामोंट ने उत्तर दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्लोबोनी ने जवाब दिया। अधिक संभावना यह है कि उन्होंने तूफान के रुकने तक इंतजार किया होगा और सील पकड़ने के इरादे से खाड़ी की ओर जा रहे होंगे, तभी उन्हें हमारी गंध आ गई। ठीक है, अगर वे आज रात आते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, अल्टामोंट ने कहा। कैसे? किसी निश्चित स्थान पर सभी निशान मिटा देने से, और यदि कल हमें नए निशान मिलते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि फोर्ट प्रोविडेंस ही वह लक्ष्य है जिसके लिए भालू बाध्य हैं। बहुत अच्छा, किसी भी हालत में हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या उम्मीद करनी है। तीनों शिकारियों ने काम शुरू कर दिया और तब तक बर्फ को खुरचते रहे जब तक कि काफी दूरी तक के पैरों के निशान मिट नहीं गए। हालांकि यह अनोखी बात है, बेल ने कहा, कि भालू हमें इतनी दूर से सूंघ सकते हैं। हमने कोई वसा नहीं जलाई है जिससे वे आकर्षित हो सकें। ओह, डॉक्टर ने उत्तर दिया, भालुओं में गंध की अद्भुत तीव्र भावना और तीक्ष्ण दृष्टि होती है, और इससे भी बढ़कर वे अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किसी भी अन्य जानवर से कहीं अधिक। उन्होंने कुछ असामान्य गंध महसूस की है, और इसके अलावा कौन बता सकता है कि तूफान के दौरान वे हमारे पठार तक अपना रास्ता भी नहीं खोज पाए हैं। लेकिन फिर वे कल रात यहाँ क्यों रुके? अल्टामोंट ने पूछा। खैर, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे फोर्ट प्रोविडेंस तक पहुँचने तक अपने घेरे को छोटा करना जारी रखेंगे। हम जल्द ही देखेंगे, अल्टामोंट ने कहा। और इस बीच हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, डॉक्टर ने कहा, और सतर्क दृष्टि बनाए रखना चाहिए। लेकिन वहाँ किसी जीवित वस्तु का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया और कुछ समय बाद वे बर्फ के घर में वापस आ गए। हेटेरस और जॉनसन को मामले की जानकारी दी गई और सतर्क निगरानी बनाए रखने का संकल्प लिया गया। रात हो गई, लेकिन कुछ भी उसके शांत वैभव को भंग नहीं कर सका। कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी गई जिससे खतरे का संकेत मिलता हो। अगली सुबह भोर में हेटेरस और उसके साथी अच्छी तरह से हथियारों से लैस होकर बर्फ की स्थिति का पता लगाने के लिए बाहर निकले। उन्हें वही समान पैरों के निशान मिले, लेकिन कुछ हद तक नजदीक। जाहिर है कि दुश्मन फोर्ट प्रोविडेंस की घेराबंदी पर आमादा था, लेकिन भालू कहाँ हो सकते हैं? बेल ने कहा, हिमखंडों के पीछे से हमें देख रहे हैं,
डॉक्टर ने जवाब दिया। हमें खुद को नासमझी में उजागर न करने दें। तो फिर शिकार पर जाने के बारे में क्या ख्याल है? अल्टामोंट ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें इसे 1 या 2 दिन के लिए टाल देना चाहिए और फिर से निशान मिटा देने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वे कल फिर से उभर आते हैं। डॉक्टर की सलाह का पालन किया गया और उन्होंने फिलहाल किले में डेरा जमा लिया। लाइटहाउस को हटा दिया गया क्योंकि इस समय ये किसी काम का नहीं था और भालुओं को आकर्षित करने में मदद कर सकता था। हर एक ने बारी बारी से ऊपरी पठार पर नजर रखने का काम संभाला। पूरा दिन दुश्मन के अस्तित्व का कोई संकेत देखे बिना ही बीत गया और अगली सुबह जब वे उत्सुकता से बर्फ की जांच करने के लिए बाहर निकले तो उनके आश्चर्य का अंदाजा लगाए कि वह पूरी तरह से अछूती थी। राजधानी, अल्टामोंट ने कहा, भालू गंध से ऊब चुके हैं, उनमें धैर्य नहीं है और वे हमारा इंतजार करते करते थक गए हैं। वे चले गए और अब उनसे छुटकारा मिल गया। अब हम एक दिन के शिकार पर निकल पड़ते हैं। धीरे से, डॉक्टर ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि वे चले गए हैं। मुझे लगता है कि हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए। ये स्पष्ट है कि भालू कल रात यहाँ नहीं आए थे, कम से कम इस तरफ तो नहीं, लेकिन फिर भी। ठीक है, चलो पठार के चारों ओर चलते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसी हैं, अधीर अल्टामोंट ने कहा। ठीक है, क्लोबोनी ने कहा। चलो, वे चले गए, लेकिन 2 मील के रास्ते की सावधानीपूर्वक जांच करना असंभव था और दुश्मन का कोई निशान नहीं मिल पा रहा था। तो फिर, क्या हम शिकार पर नहीं जा सकते? अल्टामोंट ने कहा। कल तक इंतजार करो, डॉक्टर ने फिर आग्रह किया। उसका मित्र विलंब करने को तैयार नहीं था, परंतु अंततः उसने अपनी बात मान ली और किले में वापस लौट गया। पिछली रात की तरह, हर आदमी ने ऊपरी पठार पर अपने घंटे की निगरानी की। जब अल्टामोंट की बारी आई और वह बेल को राहत देने के लिए बाहर गया, तो हेट्रस ने अपने पुराने साथियों को अपने पास बुलाया। डॉक्टर ने अपनी डेस्क और जॉनसन ने अपना खाना पकाना छोड़ दिया और अपने कप्तान के पास जल्दी से गया, ये सोचकर कि वो उनकी खतरनाक स्थिति के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन हेट्रस ने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, हमें अमेरिकी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर व्यापार के बारे में बात करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वह उनमें दखल दे। जॉनसन और क्लोबोनी एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कप्तान का क्या मतलब था। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि हम आपसे भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करें। ठीक है, जब तक हम अकेले हैं, बातें करो, डॉक्टर ने कहा। 1 महीने में या 6 सप्ताह में दूर दूर की यात्राएं करने का समय फिर से आएगा। क्या तुमने सोचा है कि गर्मियों में हमें क्या करना चाहिए? क्या आपने ऐसा किया है, कप्तान? जॉनसन ने पूछा। क्या मैंने ऐसा किया है? मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन का एक भी घंटा मेरे मन में मेरे एक प्रिय उद्देश्य के बिना नहीं गुजरता। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने कदम पीछे खींचने का इरादा रखता है। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और हेटेरस ने आगे कहा, मेरे लिए, अगर मुझे अकेले भी जाना पड़े, तो मैं उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ूंगा। इससे पहले कभी भी लोग इसके इतने करीब नहीं थे, क्योंकि हम अधिकतम 360 मील से ज्यादा दूर नहीं हैं, और मैं इस अवसर को बिना वहां पहुंचने के हर संभव प्रयास किए नहीं खोऊंगा, भले ही यह असंभव हो। आपके क्या विचार हैं, डॉक्टर? आपका अपना, हेटेरस। और तुम्हारा, जॉनसन? डॉक्टर की तरह। और तुम्हारा, बेल? कप्तान, बड़ाई ने उत्तर दिया, ये सच है कि इंग्लैंड में हमारी न तो पत्नियां हैं और न ही बच्चे, लेकिन आखिरकार ये हमारा अपना देश है, हमारी जन्मभूमि। क्या आपको घर लौटने का कोई विचार नहीं है? हम ध्रुव की खोज पहले की तरह ही और उससे भी बेहतर तरीके से करने के बाद वापस लौट सकते हैं। हमारी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुव के करीब पहुंचेंगे, हम सबसे ज्यादा ठंड के बिंदु से दूर होते जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त ईंधन और प्रावधान है। हमें रोकने वाला कुछ भी नहीं है, और मेरी राय में, अगर हम खुद को इस परियोजना को छोड़ने की अनुमति देते हैं, तो हमें दोषी होना चाहिए। बहुत अच्छा, कप्तान, मैं आपके साथ चलूंगा। ये सही है,
मुझे कभी आप पर संदेह नहीं था, हेटेरस ने कहा। हम सफल होंगे और इंग्लैंड को सारा गौरव मिलेगा, जॉनसन ने कहा, लेकिन हमारे बीच एक अमेरिकी भी है। हेटेरस अपने अधीर उद्गार को रोक नहीं सका। मुझे पता है, उसने कठोर स्वर में कहा। डॉक्टर ने कहा, हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। नहीं, हम नहीं कर सकते, हेटेरस ने लगभग यंत्रवत दोहराया। और वह भी अवश्य जाएगा। हाँ, वह भी जाएगा, लेकिन आज्ञा कौन देगा? आप, कप्तान। और अगर तुम सब मेरे आदेश का पालन करोगे, तो क्या यानकी मना कर देगा? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मान लो कि वह ऐसा सोचे, तो क्या किया जा सकता है? तो फिर उसे और मुझे लड़ना होगा। तीनों अंग्रेजों ने हेटेरस की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर डॉक्टर ने पूछा कि उन्हें कैसे जाना है। जवाब मिला, जहां तक संभव हो, समुद्र तट के किनारे। लेकिन क्या होगा यदि हमें खुला पानी मिल जाए, जैसी कि काफी संभावना है? ठीक है, हम इसे पार कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई नाव नहीं है। हेटेरस ने कोई उत्तर नहीं दिया और शर्मिंदा दिख रहे थे। शायद, बेल ने सुझाव दिया, हम पोपोइस के कुछ तख्तों से एक जहाज बना सकते हैं। कभी नहीं, हेटेरस ने जोर देकर कहा। कभी नहीं, जॉनसन ने कहा। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। वह कैप्टन की भावना समझ गया। कभी नहीं, हेटेरस ने दोहराया। अमेरिकी जहाज से बनी नाव अमेरिकी ही होगी। लेकिन, कप्तान जॉनसन ने शुरू किया। डॉक्टर ने बूढ़े नाविक को इशारा किया कि वह इस विषय पर और अधिक न बोले, और अपने मन में यह निश्चय किया कि इस प्रश्न पर चर्चा किसी और उपयुक्त समय पर की जाएगी। वह बातचीत को किसी और विषय पर ले जाने में सफल हो गया, लेकिन अचानक अल्टामोंट के प्रवेश से बातचीत समाप्त हो गई। इस तरह दिन समाप्त हो गया और रात बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक बीत गई। भालू स्पष्ट रूप से गायब हो गए थे। डॉक्टर के घर में कैद। अगले दिन पहला काम शिकार का प्रबंध करना था। ये तय हुआ कि अल्टामोंट, बेल और हेटेरस को एक दल बनाना चाहिए, जबकि क्लोबोनी को जॉनसन द्वीप तक जाकर खोज करनी चाहिए और कुछ हाइड्रोग्राफिक नोट्स बनाने चाहिए और जॉनसन को घर की देखभाल के लिए पीछे रहना चाहिए। तीनों शिकारियों ने जल्द ही अपनी तैयारी पूरी कर ली। उन्होंने खुद को एक एक डबल बैरल रिवॉल्वर और एक एक राइफल से लैस किया और ढेर सारा बारूद और गोलियां लीं। हर एक आदमी ने अपनी बेल्ट में बर्फ हटाने वाला चाकू और कुल्हाड़ी भी रखी हुई थी, और पेमिकन की एक छोटी सी आपूर्ति भी रखी हुई थी, ताकि रात में उनके लौटने से पहले उन्हें आश्चर्य न हो। इस प्रकार सुसज्जित होकर वे दूर तक जा सकते थे, तथा उन्हें शिकार की अच्छी आपूर्ति प्राप्त हो सकती थी। 8 बजे वे चल पड़े। उनके साथ डुक भी था, जो खुशी से उछल कूद कर रहा था। वे पूर्व की ओर पहाड़ी पर चढ़े, शंकु के पार, और नीचे मैदान में उतरे। खतरे की स्थिति में चेतावनी के संकेत पर जॉनसन के साथ सहमति जताने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। बूढ़ा नाविक अकेला रह गया था, लेकिन उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था। उसने ग्रीनलैंड के कुत्तों को खोलना शुरू किया और उन्हें लंबे, थकाऊ कारावास के बाद दौड़ने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने घर के कामकाज के अलग अलग काम निपटाए। उसे ज्वलनशील पदार्थों और खाद्य पदार्थों का स्टॉक फिर से भरना था, गोदामों को व्यवस्थित करना था, कई टूटे बर्तनों की मरम्मत करनी थी, कंबलों में पड़े किराए की मरम्मत करनी थी और गर्मियों की सैर के लिए नए जूते तैयार करने थे। काम की कोई कमी नहीं थी, और बूढ़े नाविक की फुर्तीली चतुर उंगलियां कुछ भी कर सकती थीं। जब उसके हाथ व्यस्त थे, तो उसका दिमाग पिछली शाम की बातचीत में उलझा हुआ था। उसने कप्तान की हठधर्मिता पर अफसोस के साथ सोचा, और फिर भी उसे लगा कि उसके इस दृढ़ संकल्प में कुछ महान और वीरतापूर्ण भी था कि न तो कोई अमेरिकी और न ही कोई अमेरिकी जहाज पहले ध्रुव को छुएगा। शिकारी लगभग 1 घंटे से जा चुके थे जब जॉनसन को अचानक बंदूक की आवाज सुनाई दी। राजधानी, उसने कहा, उन्होंने कुछ ऐसा पाया है, और वह भी बहुत जल्दी, जिससे मैं उनकी बंदूकों की आवाज इतनी स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ। वातावरण बहुत साफ होना चाहिए। इसके बाद दूसरी और तीसरी गोली चली। वाह, नाविक ने फिर कहा, वे शायद भाग्य से गिर गए होंगे। लेकिन जब 3 और गोलियां तेजी से चलीं, तो बूढ़ा आदमी पीला पड़ गया और उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया,
जिसने उसे जल्दी से बाहर निकलने और शंकु के शीर्ष पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह अपनी आंखों के सामने आए दृश्य को देखकर कांप उठा। 3 शिकारी डुक के पीछे पूरी गति से घर की ओर भाग रहे थे। उनके पीछे 5 विशाल भालू थे। उनकी 6 गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था और भयानक राक्षस उनके पीछे पीछे आ रहे थे। पीछे से आ रहा हेट्रस एक के बाद एक चीजें फेंककर अपने पीछा करने वालों को रोकने में कामयाब हो सका। पहले अपनी टोपी, फिर अपनी कुल्हाड़ी और अंत में अपनी बंदूक। वह जानता था कि जिज्ञासु भालू रुकेंगे और हर चीज की जांच करेंगे, उसके चारों ओर सूंघेंगे, और इससे उसे थोड़ा समय मिल गया, अन्यथा वह बच नहीं सकता था, क्योंकि ये जानवर सबसे तेज घोड़े से भी तेज होते हैं, और एक राक्षस इतना पास था कि हेट्रस को अपने पंजे के जोरदार वार से बचने के लिए अपने चाकू को जोर से लहराना पड़ा। आखिरकार हौंफते हुए और सांस फूलने के बावजूद तीनों लोग जॉनसन के पास सुरक्षित पहुंच गए और उसके साथ चट्टान से नीचे बर्फ के घर में फिसल गए। भालू ऊपरी पठार पर रुक गए और हेटेरस और उसके साथियों ने उन्हें रोकने और बाहर निकालने में कोई समय नहीं गंवाया। आखिरकार हम यहाँ आ गए, हेट्रस ने कहा। अब हम अपना बेहतर बचाव कर सकते हैं। ये 5 बनाम 5 है। 4, जॉनसन ने भयभीत स्वर में कहा। कैसे, डॉक्टर? जॉनसन ने खाली बैठक कक्ष की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। खैर, वो आइल जॉनसन में है, बेल ने कहा। यह उनके लिए बुरा काम है, अल्टामोंट ने कहा, लेकिन हम उसे इस तरह से उसके भाग्य पर नहीं छोड़ सकते। नहीं, चलो हम तुरंत उसे खोजने चलते हैं, हेटेरस ने उत्तर दिया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन जल्द ही उसे बंद कर दिया, जिससे वह बाल एक भालू के गले लगने से बच गया। वे वहाँ हैं, उन्होंने कहा। सब? बेल ने पूछा। पूरा पैक। अल्टामोंट दौड़कर खिड़कियों के पास गया और गहरे गड्ढे को बर्फ के टुकड़ों से भरने लगा, जिन्हें उसने घर की दीवारों से तोड़कर इकट्ठा किया। उसके साथियों ने चुपचाप उसका अनुसरण किया। कोई आवाज नहीं सुनी गई, केवल डुक की धीमी, गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। लेकिन सच तो यह है कि उनके दिमाग में अपना खतरा नहीं था, बल्कि उनके अनुपस्थित दोस्त डॉक्टर का खतरा था। वे उसके लिए कांप रहे थे, अपने लिए नहीं। बेचारा क्लोबोनी, वह छोटी सी कॉलोनी के हर सदस्य के लिए कितना अच्छा और समर्पित था। ये पहली बार था जब वे उससे अलग हुए थे। बहुत बड़ा खतरा और संभवतः एक भयावह मौत उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह बिना किसी डर के फोर्ट प्रोविडेंस लौट सकता था और खुद को इन क्रूर जानवरों की गिरफ्त में पा सकता था। और फिर भी, जॉनसन ने कहा, अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूं, तो उसे सावधान रहना चाहिए। आपके बार बार के शॉट्स ने उसे चेतावनी दी होगी। उसे जरूर पता होगा कि कुछ असामान्य हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि वह इतनी दूर था कि उन्हें सुन नहीं पाया, अल्टामोंट ने जवाब दिया, या फिर उन्हें सुनने का कारण नहीं समझ पाया। 10 मौके हैं, लेकिन वह खतरे की कल्पना किए बिना ही जल्दी वापस आ जाएगा। भालू पूरी तरह से चट्टान की वजह से नजरों से ओझल हो गए हैं। हेटेरस ने कहा, उनके आने से पहले हमें उनसे छुटकारा पाना होगा। लेकिन कैसे? बेल ने पूछा। इसका उत्तर देना कठिन था, क्योंकि आक्रमण का प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने प्रवेश मार्ग पर अवरोध लगाने का ध्यान रखा था, लेकिन भालू चाहे तो आसानी से अंदर घुस सकते थे। इसलिए यह उचित समझा गया कि बाहर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए, प्रत्येक कमरे में ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आक्रमण के सभी प्रयासों का विरोध करने में सक्षम हों। वे उन्हें इधर उधर घूमते, गुर्राते और अपने विशाल पंजों से दीवारों को खुरचते हुए स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। हालांकि कुछ कार्रवाई जल्दी से की जानी चाहिए, क्योंकि समय बीत रहा था। अल्टामोंट ने एक पोर्टहोल बनाने की कोशिश करने का संकल्प लिया, जिसके माध्यम से वह अपने हमलावरों पर गोली चला सकता था। उसने जल्द ही दीवार में एक छेद खोद लिया था, लेकिन उसकी बंदूक मुश्किल से अंदर घुसी थी। तभी उसे अदम्य बल से पकड़ लिया गया और गोली चलाने से पहले ही उसकी पकड़ से छीन लिया गया। उन्होंने कहा, अरे वाह, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, और वह यथाशीघ्र उस दरार को बंद करने में जुट गया। ये स्थिति 1 घंटे से अधिक समय तक चली थी और इसे समाप्त करने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी।
अब उड़ान के सवाल पर गंभीरता से चर्चा शुरू हुई। सफलता की बहुत कम संभावना थी, क्योंकि भालुओं पर अलग से हमला नहीं किया जा सकता था, लेकिन हेटेरस और उसके साथी इतने अधीर हो गए थे, और यह स्वीकार करना होगा कि वे जानवरों द्वारा कैद में रखे जाने से इतने शर्मिंदा भी थे कि अगर कप्तान ने अचानक बचाव का एक नया तरीका नहीं सोचा होता तो वे जोखिम उठाने की हिम्मत भी करते। उसने जॉनसन की भट्टी पोकर ली और उसे स्टोव में घुसा दिया, जबकि उसने बर्फ की दीवार में एक छेद बना दिया, या यूं कहें कि आंशिक छेद, क्योंकि उसने बाहरी तरफ बर्फ की एक पतली परत छोड़ दी थी। जैसे ही पोकर लाल हो गया, उसने अपने साथियों से कहा जो उत्सुकता से उसे देख रहे थे, सोच रहे थे कि वह क्या करने जा रहा है। जब भालू इस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो ये लाल गर्म बार उन्हें दूर रखेगा और हम आसानी से इस पर गोली चला सकेंगे और उन्हें हमारी बंदूकें छीनने का मौका नहीं देंगे। यह अच्छा विचार है, बेल ने अल्टामोंट के पास खड़े होकर कहा। हेटेरस ने पोकर को बाहर निकाला और तुरंत उसे दीवार में घुसा दिया। पिघलती हुई बर्फ ने जोर से फुफकारने की आवाज की और दो भालू दौड़े और चमकती हुई छड़ को छीनने की कोशिश की, लेकिन वे एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गए और उसी क्षण एक के बाद एक 4 गोलियां चलीं। मारो, अल्टामोंट चिल्लाया। मारो, बेल ने प्रतिध्वनित किया। चलो खुराक दोहराते हैं, हेटेरस ने कहा और शुरुआती अंतराल को सावधानीपूर्वक रोक दिया। पोकर को पुनः आग में डाल दिया गया और कुछ ही मिनटों में हेटेरस पुनः कार्य शुरू करने के लिए तैयार हो गया। अल्टामोंट और बेल ने अपनी बंदूकें पुनः लोड की और अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन इस बार पोकर आगे नहीं बढ़ सका। शर्म करो जानवरों, उतावले अमेरिकी ने कहा। क्या बात है? जॉनसन ने पूछा। क्या बात है? क्यों? वे प्लेग के जानवर ब्लॉक दर ब्लॉक जमा हो रहे हैं, हमें जिंदा दफन करने का इरादा रखते हैं। असंभव, खुद ही देख लो, पोकर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कहता हूँ कि अब ये बेतुका हो रहा है। ये बेतुकापन से भी बदतर था, ये भयावह था। हालात और भी बदतर हो गए। ये स्पष्ट था कि भालू अपने शिकार को दबाना चाहते थे, क्योंकि बुद्धिमान जानवर बहुत बड़ी मात्रा में ढेर लगा रहे थे, जिससे बच निकलना असंभव हो जाता। ये बहुत बुरा है, बूढ़े जॉनसन ने शर्म से कहा। कोई आदमी को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भालुओं को नहीं। कैदियों को कोई राहत दिए बिना 2 घंटे बीत गए, बाहर जाना असंभव था और मोटी दीवारें किसी भी तरह की आवाज को रोकती थीं। अल्टामोंट अधीरता से इधर उधर घूम रहा था, वह झुंझलाहट और उत्तेजना से भरा हुआ था क्योंकि उसे एक बार फिर से बुरी तरह से मारा गया था। हेटेरस को डॉक्टर के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था और उस गंभीर खतरे के बारे में जो उसे धमकी दे रहा था। काश मिस्टर क्लोबोनी यहीं होते, जॉनसन ने कहा। वह क्या कर सकता था? अल्टामोंट ने पूछा। ओह, वो किसी तरह हमें बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा। कैसे, कृपया बताएं, अमेरिकी ने क्रोधित होकर पूछा। अगर मुझे पता होता कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मुझे पता है कि अभी उसकी सलाह क्या होगी। क्या, कुछ खाना ले लो, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आप क्या कहते हैं, मिस्टर अल्टामोंट? ओह, चलो, जरूर खाते हैं, अगर इससे आपको खुशी होगी। हालांकि हम हास्यास्पद, बल्कि अपमानजनक नहीं, स्थिति में हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि हम रात के खाने के बाद कोई रास्ता निकाल लेंगे। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वे मेज के चारों ओर बैठ गए। क्लोबोनी के स्कूल में प्रशिक्षित जॉनसन ने खतरे के बारे में बहादुर और बेपरवाह बनने की कोशिश की, लेकिन वह मुश्किल से ऐसा कर पाया। उसके चुटकुले उसके गले में अटक गए। इसके अलावा पूरी पार्टी असहज महसूस करने लगी। माहौल घना होता जा रहा था, क्योंकि हर छेद को सील कर दिया गया था। स्टोव मुश्किल से ही आग पकड़ पाते थे और यह स्पष्ट था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जल्द ही सब कुछ बंद हो जाएगा। हेटेरस ने सबसे पहले इस नए खतरे को देखा और उसने अपने साथियों से इसे छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। अल्टामोंट ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें हर जोखिम उठाकर बाहर निकलना होगा। हाँ, हेटेरस ने उत्तर दिया, लेकिन हमें रात तक इंतजार करना चाहिए। हम छत में एक छेद करेंगे और हवा का एक रास्ता बनाएंगे और फिर हम में से कोई एक उसमें से भालुओं पर गोली चला सकता है।
अल्टामोंट ने कहा, मुझे लगता है कि यह एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। इसलिए इस पर सहमति बन गई, लेकिन इंतजार करना कठिन काम था, और अल्टामोंट भालुओं को धिक्कारते हुए अपनी अधीरता को प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका, और उस दुर्भाग्य को कोसने लगा जिसने उन्हें ऐसी अजीब और अपमानजनक स्थिति में डाल दिया था। ये जानवरों बनाम मनुष्यों की लड़ाई थी, उसने कहा, और निश्चित रूप से मनुष्य बहुत सुंदर दिख रहे थे। खदान। रात गहराने लगी थी और बैठक कक्ष में रखा लैंप ऑक्सीजन की कमी के कारण धीरे धीरे जलने लगा था। 8 बजे तक अंतिम तैयारियां पूरी हो गईं, और अब केवल छत में एक छेद बनाना बाकी रह गया था। वे कुछ मिनटों से इस पर काम कर रहे थे, और बेल इस काम में खुद को काफी निपुण दिखा रहा था, जब जॉनसन, जो शयन कक्ष में निगरानी कर रहा था, अपने साथियों के पास इतनी तेजी से आया कि उसका चेहरा इतना उदास हो गया कि कप्तान ने तुरंत पूछा कि मामला क्या है। कुछ भी ठीक से नहीं, बूढ़ी नाविक ने कहा, और फिर भी। आओ, इसे बाहर निकालो, अल्टामोंट चिल्लाया। चुप रहो, क्या तुम्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई नहीं दे रही? कहाँ? यहाँ, इस तरफ, कमरे की दीवार पर। बेल ने काम करना बंद कर दिया और बाकी लोगों की तरह ध्यान से सुनने लगा। जॉनसन सही था, साइड की दीवार पर जरूर आवाज आ रही थी, जैसे कोई बर्फ काट रहा हो। क्या तुमने सुना नहीं? जॉनसन ने दोहराया। सुना, हाँ, बिल्कुल साफ, अल्टामोंट ने उत्तर दिया। क्या ये भालू हैं? बेल ने पूछा। बिल्कुल निश्चित रूप से। खैर, उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है, बूढ़े जॉनसन ने कहा, और हमारा दम घोंटने का विचार छोड़ दिया है। या शायद वे यह मान रहे हैं कि अब तक हमारा दम घुट चुका होगा, अमेरिकी ने अपने अदृश्य शत्रुओं पर क्रोधित होते हुए कहा। बेल ने कहा, वे हम पर हमला करने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या है? हेटेरस ने उत्तर दिया, हमें हाथापाई करनी होगी, बस इतना ही। और यह और भी बेहतर है, अल्टामोंट ने कहा, यह मेरे स्वाद के लिए कहीं अधिक है। मैं अदृश्य शत्रुओं से बहुत थक चुका हूँ, मुझे अपने प्रतिपक्षी को देखने दो, और फिर मैं उससे लड़ सकता हूँ। हाँ, जॉनसन ने कहा, लेकिन बंदूकों के साथ नहीं। वे यहाँ बेकार होंगी। तो फिर चाकू और कुल्हाड़ी से, अमेरिकी ने जवाब दिया। शोर बढ़ता गया, और यह स्पष्ट हो गया कि हमले का बिंदु चट्टान के साथ दीवार के जुड़ने से बना कोण था। वे अब मुश्किल से 6 फुट दूर हैं, नाविक ने कहा। ठीक है, जॉनसन, अल्टामोंट ने उत्तर दिया, लेकिन हमारे पास उनके लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय है। और कुल्हाड़ी पकड़कर, उसने स्वयं को लड़ने की मुद्रा में रखा, अपना दाहिना पैर मजबूती से आगे रखा और स्वयं को पीछे फेंका। हेटेरस और अन्य लोगों ने उसका अनुसरण किया, और जॉनसन ने आवश्यकता पड़ने पर बंदूक लोड करने का ध्यान रखा। हर मिनट आवाज और करीब आती गई, और अंततः केवल एक पतली परत ही उन्हें हमलावरों से अलग कर सकी। शीघ्र ही एक जोरदार दरार के साथ यह ध्वनि समाप्त हो गई, और एक विशाल काला पिंड कमरे में लुढ़क गया। अल्टामोंट ने पहले ही वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी घुमाई थी, जब उसे एक जानी पहचानी आवाज ने रोक लिया, जो चिल्ला रही थी, भगवान के लिए, रुकें। डॉक्टर, डॉक्टर, जॉनसन चिल्लाया, और वास्तव में ये डॉक्टर ही था जो इस अशोभनीय तरीके से उनके बीच आ गिरा था। कैसे हो, अच्छे दोस्तों? उसने अपने आप को होश में लाते हुए कहा। उसके साथी एक पल के लिए स्तब्ध खड़े रहे, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी की आवाज खुल गई, और हर कोई अपने पुराने साथी का प्यार से गले लगाने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ा। हेटेरस एक बार भावुक हो गया, और उसने सकारात्मक रूप से उसे एक बच्चे की तरह गले लगा लिया। और क्या ये सचमुच आप हैं, मिस्टर क्लोबोनी? जॉनसन ने कहा। मेरे लिए और किसी और के लिए नहीं, मेरे बूढ़े साथी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं ज्यादा असहज रहा हूँ जितना तुम मेरे लिए हो सकते थे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम पर भालुओं के एक दल ने हमला किया है? अल्टामोंट ने पूछा। हमें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि आप खतरे के बारे में सोचे बिना ही फोर्ट प्रोविडेंस में वापस आ जाएंगे। ओह, मैंने ये सब देखा। तुम्हारी लगातार गोलियों ने मुझे डरा दिया। जब तुमने गोलीबारी शुरू की तो मैं पोपोइस के मलबे के पास था, लेकिन मैं एक टीले पर चढ़ गया और पाया कि 5 भालू तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ओह,
मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था, लेकिन जब मैंने तुम्हें चट्टान से नीचे गायब होते देखा, जबकि भालू किनारे पर झिझकते हुए खड़े थे, जैसे कि अनिश्चित थे कि क्या करना है, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम घर के अंदर सुरक्षित रूप से घुसने और उसे घेरने में कामयाब हो गए हो। मैं सावधानी से आगे बढ़ा, कभी कभी चारों पैरों पर, कभी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के बीच से फिसलते हुए, जब तक कि मैं आखिरकार हमारे किले के काफी करीब नहीं पहुंच गया, और फिर मैंने देखा कि भालू बीवर की तरह काम कर रहे थे। वे बर्फ के चारों ओर घूम रहे थे और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को घर की ओर खींच रहे थे, उन्हें दीवार की तरह ढेर कर रहे थे, जाहिर तौर पर तुम्हें जिंदा दफनाने का इरादा रखते थे। यह एक सौभाग्य की बात है कि उन्होंने शंकु के शिखर से ब्लॉकों को नीचे गिराने का दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि तुम अनिवार्य रूप से कुचले गए होते। लेकिन आप किस खतरे में थे, मिस्टर क्लोबोनी, बेल ने कहा। किसी भी क्षण वे घूमकर आप पर हमला कर सकते थे। उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। जॉनसन के ग्रीनलैंड कुत्ते कई बार नजर आए, लेकिन उन्होंने उनके पीछे जाने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, उन्होंने कल्पना की कि उन्हें ज्यादा स्वादिष्ट खाने का भरोसा है। तारीफ के लिए धन्यवाद, अल्टामोंट ने हंसते हुए कहा। ओह, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। जब मैंने देखा कि भालू क्या कर रहे हैं, तो मैंने किसी न किसी तरह से आपके पास वापस आने का फैसला किया। मैंने रात होने तक इंतजार किया, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, मैं चुपचाप पाउडर मैगजीन की ओर बढ़ गया। मेरे पास उस जगह को चुनने के अपने कारण थे, जहां से मैं यहां तक पहुंचने के लिए काम कर रहा था, और मैंने जल्दी से अपने बर्फ चाकू के साथ काम शुरू कर दिया। यह एक प्रसिद्ध उपकरण है। 3 घंटे से मैं लगातार काट छांट कर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं थक गया हूँ और भूख से मर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ सुरक्षित हूँ। हमारे भाग्य को साझा करने के लिए, अल्टामोंट ने कहा। नहीं, मैं आप सभी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में मुझे एक बिस्किट और थोड़ा मांस दे दो, क्योंकि मैं भोजन के अभाव में डूब रहा हूँ। जल्द ही उसके सामने भरपेट भोजन रखा गया, लेकिन वह जिंदादिल छोटा आदमी खाते समय भी बातें करता रहा और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार था। क्या आपने हमें बचाने के लिए कहा था? बेल ने पूछा। जवाब मिला, बिल्कुल निश्चित। ठीक है, निश्चित रूप से, यदि आप अपना रास्ता अंदर ढूंढ पाए, तो हम भी उसी रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। एक संभावित कहानी, और पूरे झुंड को आने और हमारे भंडार का पता लगाने के लिए मैदान खाली छोड़ दें। वे बहुत तबाही मचा देंगे। नहीं, हमें यहीं रहना होगा, हेटेरस ने कहा। बेशक हमें ऐसा करना ही होगा, क्लोबोनी ने जवाब दिया, लेकिन इसके लिए हमें भालुओं से भी छुटकारा पाना होगा। मैंने तुमसे कहा था, जॉनसन ने हाथ मलते हुए कहा। मुझे पता था कि अगर मिस्टर क्लोबोनी यहाँ है तो कुछ भी निराशाजनक नहीं है, उनके पास हमेशा कोई न कोई उपाय रहता है। मुझे डर है कि मेरा बेचारा सिर बहुत खाली है, लेकिन खोजबीन के बल पर शायद मैं। डॉक्टर, अल्टामोंट ने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपके द्वारा बनाए गए मार्ग से भालुओं के घुस आने का कोई डर नहीं है। नहीं, मैंने ध्यान रखा कि द्वार को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए, और अब हम बारूद मैगजीन तक बिना उन्हें देखे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और अब क्या आप हमें इन हास्यास्पद हमलावरों से छुटकारा पाने की अपनी योजना बताएंगे? मेरी योजना काफी सरल है, और काम का एक हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। आपका क्या मतलब है? देखोगे, लेकिन मैं भूल रहा हूँ कि मैं अपने साथ एक साथी लाया हूँ। आप क्या कहते हैं? जॉनसन ने कहा। मुझे आपसे एक साथी का परिचय करवाना है, डॉक्टर ने उत्तर दिया और पुनः गलियारे में जाकर एक मृत लोमड़ी को वापस ले आया, जिसे हाल ही में मारा गया था। उन्होंने आगे कहा, मैंने इसे आज सुबह शूट किया, और फॉक्स इससे अधिक उपयुक्त समय पर कभी नहीं आया। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अल्टामोंट ने पूछा। मेरा मतलब है कि भालुओं को 100 पाउंड पाउडर से उड़ा देना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पाउडर कहाँ है? उसके दोस्त ने आश्चर्य से पूछा। पत्रिका में। यह अंश उस तक ले जाएगा। मैंने इसे जानबूझकर बनाया है। और खदान कहाँ है? अल्टामोंट ने पूछा। घर और दुकानों से सबसे दूर। और आप वहाँ के भालुओं को एक स्थान पर कैसे आकर्षित करेंगे? मैं ये काम कर लूँगा,
लेकिन हमने बहुत बातें कर ली हैं, चलो काम शुरू करते हैं। हमें आज रात को अपने रास्ते में 100 फीट और जोड़ने हैं, और यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि हम 5 हैं, इसलिए हम बारी बारी से यह काम कर सकते हैं। घंटी बजेगी और हम लेट जाएंगे और इस बीच सो जाएंगे। खैर, वास्तव में, जॉनसन ने कहा, जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही अधिक डॉक्टर की योजना व्यवहार्य लगती है। क्लोबोनी ने कहा, वैसे भी, ये निश्चित है। इतना पक्का कि मैं अपने कंधे पर भालू के फर को पहले से ही महसूस कर सकता हूँ। अच्छा, चलो, फिर शुरू करते हैं। वो उदास गलियारे में चला गया, उसके पीछे बेल भी था, और कुछ ही पलों में वे बारूद की दुकान के पास पहुंच गए और अच्छी तरह से व्यवस्थित बैरल के बीच खड़े हो गए। डॉक्टर ने अपने साथी को वो सटीक स्थान दिखाया जहां से उसने खुदाई शुरू की थी, और फिर उसे अपने काम पर छोड़ दिया, जिस पर वह लगभग 1 घंटे तक लगन से काम करता रहा, जब अल्टामोंट उसे राहत देने आया। उसने जो भी बर्फ खोदी थी, उसे रसोई में ले जाया गया और पिघलाया गया, ताकि वह जगह न घेर ले। कैप्टन ने अल्टामोंट का स्थान लिया और उसके बाद जॉनसन ने पदभार संभाला। 10 घंटे में, यानी सुबह 8 बजे, गैलरी पूरी तरह खुल गई। दिन के पहले पहर में डॉक्टर दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए उठ खड़ा हुआ। धैर्यवान जानवर अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में थे, इधर-उधर घूम रहे थे और गुर्रा रहे थे। घर पहले ही बर्फ के ढेरों ब्लॉकों के नीचे लगभग गायब हो चुका था, लेकिन जब वह देख रहा था, तब भी युद्ध की परिषद चल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप कार्य योजना को बदलने का दृढ़ संकल्प हुआ, क्योंकि अचानक सभी 5 भालू उन्हीं ढेरों ब्लॉकों को जोर शोर से गिराने लगे। ये क्या है? हेटेरस ने पूछा, जो उसके पास खड़ा था। ठीक है, मुझे लगता है कि वे अपना काम नष्ट करने पर तुले हुए हैं, और जितनी जल्दी हो सके हम पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए मेरे सज्जनों, हम पहले आपको नष्ट करेंगे। हालांकि, हमारे पास खोने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। खदान की ओर भागते हुए उसने उस कक्ष को, जहां बारूद रखा जाना था, उस ढलानदार चट्टान की पूरी चौड़ाई और ऊंचाई तक बढ़ा दिया, जिस पर दीवार टिकी हुई थी, जब तक कि ऊपरी हिस्सा लगभग 1 फुट मोटा नहीं हो गया, और इसे गिरने से रोकने के लिए उसे सहारा देना पड़ा। ग्रेनाइट की नींव पर एक मजबूत खूंटा मजबूती से लगाया गया था, जिसके शीर्ष पर मृत लोमड़ी को बांधा गया था। खूंटे के निचले हिस्से में एक रस्सी बांधी गई थी, जो बारूद के भंडार तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबी थी। ये चारा है, उन्होंने मृत लोमड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, और यह खदान है, उन्होंने कहा, लगभग 100 पाउंड पाउडर से भरे एक पीपे को लुढ़काते हुए। लेकिन, डॉक्टर, हेटेरस ने कहा, क्या इससे हम भी नष्ट नहीं हो जाएंगे, साथ ही भालू भी? नहीं, हम विस्फोट स्थल से बहुत दूर होंगे। इसके अलावा, हमारा घर पक्का है, और हम जल्दी ही दीवारों की मरम्मत कर सकते हैं, भले ही वे थोड़ी हिल जाएं। और आप इसका प्रबंध कैसे करेंगे? अल्टामोंट ने पूछा। देखो, इस रस्सी को खींचकर हम छत को सहारा देने वाले खंभे को नीचे कर देते हैं, और उसे ढीला कर देते हैं, और मृत लोमड़ी को प्रकाश में लाते हैं, और मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि भालू अपने लंबे उपवास से इतने भूखे हैं कि वे अपने अप्रत्याशित भोजन की ओर भागने में ज्यादा समय नहीं गंवाएंगे। ठीक है, ठीक उसी क्षण, मैं खदान में आग लगा दूंगा, और मेहमानों और भोजन दोनों को उड़ा दूंगा। पूंजी, पूंजी, जॉनसन चिल्लाया, जो गहन रुचि के साथ सुन रहा था। हेटेरस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अपने दोस्त पर इतना पूरा भरोसा था कि वह और कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहता था। लेकिन अल्टामोंट को हर चीज का कारण और उद्देश्य पता होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, उन्होंने कहा, क्या आप अपनी माचिस की तीली पर इतना सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि आप पूरी तरह आश्वस्त हो सके कि यह सही समय पर बारूदी सुरंग में फायर कर देगी? मुझे इस पर बिल्कुल भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, यह एक ऐसी कठिनाई है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। तो फिर आपके पास 100 फीट लंबी माचिस है? नहीं, आप बस बारूद की एक रेलगाड़ी बिछाने जा रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि वो फायर चूक जाए। खैर, तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि हम में से कोई अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दे और खुद जाकर बारूद जला ले।
जॉनसन ने उत्सुकता से कहा, मैं तैयार हूँ, तैयार और इच्छुक हूँ। बहुत बेकार है मेरे बहादुर साथी, डॉक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हम सबकी जान कीमती है और वे सब बच जाएंगी, भगवान का शुक्र है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, अमेरिकी ने कहा। मैं अब और कोई अनुमान नहीं लगाऊंगा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि भौतिकी सीखने का क्या फ़ायदा है, अगर वे इस तरह की मुश्किल में किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते। क्या हमारे पास बिजली की बैटरी नहीं है और उससे जुड़ी लंबी लाइनें नहीं हैं जो हमारे काम आ सकें? हम जब चाहें अपनी माइंड को तुरंत फायर कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी खतरे के। हुर्रे, जॉनसन ने कहा। हुर्रे, अन्य लोगों ने भी यही कहा, बिना इस बात की परवाह किए कि दुश्मन ने उन्हें सुना या नहीं। डॉक्टर के विचार को तुरंत क्रियान्वित किया गया और जोड़ने वाली लाइनें खोल दी गईं तथा घर से खदान के कक्ष तक बिछा दी गईं, जिनमें से प्रत्येक का एक सिरा बिजली के खंभे से जुड़ा रहा तथा दूसरा सिरा बारूद के पीपे में डाल दिया गया। 9 बजे तक सब कुछ तैयार हो गया था। ये समय था क्योंकि भालू पूरी ताकत से तोड़फोड़ के काम में लगे हुए थे। जॉनसन पाउडर मैगजीन में तैनात था, चारा रखने वाली रस्सी का प्रभारी था। अब क्लोबोनी ने अपने साथियों से कहा, अपनी बंदूकें लोड करो, नहीं तो हमारे हमलावर मारे जाएंगे। जॉनसन के पास खड़े रहो और जैसे ही विस्फोट खत्म हो, बाहर निकल जाओ। ठीक है, अल्टामोंट ने कहा, और अब हमने अपनी मदद के लिए वह सब कुछ कर लिया है जो हम कर सकते थे। इसलिए भगवान हमारी मदद करें। हेटेरस, अल्टामोंट और बेल पाउडर मैगजीन के पास चले गए, जबकि डॉक्टर ढेर के पास अकेले खड़े रहे। जल्द ही उसने दूर से जॉनसन की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, तैयार हो जाओ। जवाब मिला, ठीक है। जॉनसन ने अपनी रस्सी को जोर से खींचा और फिर प्रभाव देखने के लिए छेद की ओर दौड़ा। बर्फ की पतली परत टूट चुकी थी और लोमड़ी का शव खंडहरों के बीच पड़ा था। भालू पहले तो कुछ डरे हुए थे, लेकिन अगले ही मिनट वे लूट के माल को हथियाने के लिए उत्सुकता से दौड़ पड़े। जॉनसन ने चिल्लाकर कहा, आग! और तुरंत बिजली की चिंगारी सीधे बारूद के ढेर में चली गई। एक भयानक विस्फोट हुआ, घर भूकंप की तरह हिल गया और दीवारें टूटकर बिखर गईं। हेटेरस, अल्टामोंट और बेल बंदूकें लेकर जल्दी से बाहर निकले, लेकिन वे अपनी गोली नहीं चला पाए, क्योंकि 4 भालू मर चुके थे और 5वां, आधा भुना हुआ, हालांकि जिंदा था, लेकिन वह डर के मारे अपनी टांगों से जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग रहा था। हुर्रे! क्लोबोनी के लिए 3 जयकारे, उन्होंने चिल्लाया और डॉक्टर को प्रशंसा और धन्यवाद से अभिभूत कर दिया।